गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता का चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक या प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं वो देखते हैं। ये तो ध्यान रखना कि मैकेनिक्स में तो हमने पत्थर जैसी दृढ़ वस्तुओं की स्टडी की थी और हमको बताया कि दृढ़ वस्तुएं तो खींच भी नहीं सकती और दब भी नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखना कि इस वाले चैप्टर में हम रबर जैसी फ्लेक्सिबल या प्रत्यास्थ वस्तुओं की स्टडी करेंगे। और 9-10 में सुना होगा कि रबर जैसी जो प्रत्यास्थ वस्तुएँ होती हैं, उनको खींचने पर वो खींच जाती हैं, दबाने पर दब भी जाती हैं और खींचने और दबाने पर अपोज़िंग प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। ये तो ध्यान रखना कि रबर, स्टील जैसी ऐसी वस्तुएँ जो खींचने पर खींच जाएँ, दबाने पर दब जाएँ और खींचने और दबाने पर तनाव या नॉर्मल रिएक्शन जैसा अपोज़िंग प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो, इस टाइप की वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएँ बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन प्रत्यास्थ वस्तुओं को ही स्टडी करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस इलास्टिसिटी के चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हम प्रतिबल या स्ट्रेस इसको देखते हैं। तो एक प्रतिबल का कांसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ वो बता रहा हूँ थोड़ा-सा। तो ये तो ध्यान रखना कि बहुत पुराने टाइम में तो यही माना जाता था कि किसी भी वस्तु या किसी भी वायर का टूटना या खींचना बल पर ही निर्भर करता है। लोग यही सोचते थे कि वायर पर ज़्यादा बल लगाएँगे, तो टूटने और खींचने की संभावना ज़्यादा होगी और किसी वायर पर कम बल लगाएँगे तो टूटने या खींचने की संभावना कम होगी। तो ध्यान रखना कि पहले तो कि लोग यही समझते थे कि किसी वस्तु या वायर का टूटना या खींचना केवल बल पर ही निर्भर करता है, लेकिन ये कांसेप्ट पूरी तरह से सही नहीं था। तो चलो इसी चीज़ को देखने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। बिल्कुल सोच समझ कर के आंसर देना है ना। तो चलो मान लेते हैं कि कोई स्टील का वायर है और चलो पहले केस में मान लेते हैं कोई पतला स्टील का वायर है, उससे भी हमने n द्रव्यमान का कोई भारी ब्लॉक लटकाया है और अगले केस में स्टील का ही है लेकिन मोटा स्टील का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ज़्यादा है ना? और उससे भी उतने ही द्रव्यमान का भार लटकाया है, ठीक है ना भाई? तो फर्स्ट केस में किसी पतले स्टील वायर से उतना ही भार लटकाया है और सेकंड केस में किसी मोटे स्टील के वायर से हमने उतना ही भार लटकाया है। तो तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली बताओ कि फर्स्ट और सेकंड केस में बताओ, किस केस में वायर के टूटने या खींचने की संभावना ज़्यादा होगी? फर्स्ट केस में, है ना? कोई अनपढ़ ही बोल सकता है। ये बताओ उतने ही भार को किसी पतले से वायर से लटकाएँगे, तो वायर के टूटने या खींचने की संभावना ज़्यादा होगी और उतने ही भार को किसी मोटे वायर से लटकाएँगे, तो इसके टूटने या खींचने की संभावना कम होगी। फिर बच्चों चलो देखते हैं कि फर्स्ट केस में क्या चीज़ ज़्यादा है जिसके कारण वायर के टूटने या खींचने की संभावना भी ज़्यादा हो रही है। तो देखो बच्चों, दोनों केस में वायर से समान भार लटका रखा है मतलब दोनों केसेस में वायर पर लगने वाला तनाव बल तो समान है, लेकिन फर्स्ट केस में वायर पतला है, मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कम है। तो मतलब तनाव बल तो समान है लेकिन फर्स्ट केस में क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कम है, तो बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो इस वायर के टूटने और खींचने की संभावना भी ज़्यादा है। और सेकंड केस में देखना, ये तो बताओ, सेकंड केस में भी वायर पर लगने वाला तनाव बल तो उतना ही है, लेकिन सेकंड केस में वायर मोटा है मतलब इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो तब तनाव बल तो उतना ही है लेकिन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कम होगा और उसी के कारण वायर के टूटने या खींचने की संभावना भी कम होगी, है ना? तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी वायर का टूटना या खींचना केवल बल पर ही नहीं, एक्चुअली बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये बच्चों, अभी जो एनालिसिस किया उससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी वायर का टूटना या खींचना केवल बल पर ही नहीं, एक्चुअली बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और ध्यान रखना कि बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को ही लोगों ने क्या नाम दिया? प्रतिबल।
या इसको स्ट्रेस नाम दिया, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस या प्रतिबल क्या होता है सिंपली बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, या मैथमेटिकली इसको क्या बोल सकते हैं, बल अपन वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं। अब एक रास की बात ध्यान रखना है ना, इसमें एक रास की बात ध्यान रखना कि प्रतिबल को ध्यान रखना कि प्रतिबल को सिंपल शब्दों में तो बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट शब्दों में इसको क्या बोलना चाहिए, प्रत्यानयन बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बोलना चाहिए, है ना? तो कई लोग सुनते हैं कि प्रत्यानयन बल और लगाए गए बल में क्या अंतर है? ये तो ध्यान रखना, जैसे यही जो केस है ना, इस केस में लगाया गया बल तो mg है, लेकिन उसके कारण वायर में जो तनाव उत्पन्न होता है उसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं। किसी वस्तु को खींचेंगे तो प्रत्यानयन बल कौन-सा उत्पन्न होगा? तनाव बल T, और किसी वस्तु को दबाएँगे तो प्रत्यानयन बल कौन-सा उत्पन्न होता है? दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन N। ये तो अच्छे ध्यान रखना, ठीक है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि प्रतिबल सिंपल शब्दों में तो बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, लेकिन इसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोलना चाहिए? प्रत्यानयन बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है? तो आगे मैं बताऊँगा नहीं तो याद रखना। स्ट्रेस या प्रतिबल सिंपल शब्दों में बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, लेकिन परफेक्ट शब्दों में इसको प्रत्यानयन बल अपन वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ऐसा बोल सकते हैं, है ना? तुम बताओ कि किसी वायर को खींचा जाए, तो फिर प्रत्यानयन बल कौन-सा होगा? तनाव बल T, तो तब प्रतिबल क्या होगा? तनाव बल T अपन वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। और किसी वस्तु को दबाया जाए, तो फिर प्रत्यानयन बल कौन-सा होगा? दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन N, तो तब प्रतिबल कितना होगा? दबाव बल N अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A, ये हो गया। फिर बच्चों अभी हमने देख लिया कि स्ट्रेस या प्रतिबल सिंपल शब्दों में बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, लेकिन परफेक्ट शब्दों में प्रत्यानयन बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ये पढ़ लिया। है ना? अब तुम ध्यान रखना, है ना? तब तुम मान के चलना कि हम आगे प्रत्यास्थता के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें, है ना? आगे हम इलास्टिसिटी के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें 99% केसेस में ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, मतलब साम्यावस्था में रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि ब्लॉक साम्यावस्था में रुका हुआ है। हाँ, तो मान के चलना है, इस चैप्टर में 99% क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया होता है, कुछ भी नहीं कहा जाए, तब तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि वस्तु साम्यावस्था में रुकी हुई है ना? और हमको पता है कि बताओ वस्तु अगर साम्यावस्था में रुकी हुई हो, तब तो लगाया गया बल भी उतना ही होगा और प्रत्यानयन बल भी उतना ही होगा। जैसे बताओ इस केस में ब्लॉक अगर है ना साम्यावस्था में रुका हुआ है, तो इस बार लगाया गया बल भी mg है और प्रत्यानयन बल मतलब तनाव बल भी mg है ना? मान के चलना, मान के चलना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, तब तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि वस्तु साम्यावस्था में रुकी हुई है, और वस्तु साम्यावस्था में रुकी हुई हो, तब तो कोई चक्कर नहीं है, तब तो लगाया गया बल भी उतना ही होगा और प्रत्यानयन बल भी उतना ही होगा। तो तब तो प्रतिबल प्रत्यानयन बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ही बोल सकते हो, या अंधों से लगाया गया बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल वही बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है ना, ध्यान अच्छे ध्यान रखना कि कुछ एक्सेप्शनल अच्छे ध्यान रखना कि कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जिसमें वस्तु रुकी हुई नहीं होती बल्कि वस्तु गति करती है, त्वरित होती है ना? कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वस्तु रुकी हुई नहीं होती बल्कि गति करती है, त्वरित कर होती है। तो ना हमको अच्छे बताएँ कि बताओ अगर वस्तु गति कर रही है, त्वरित हो रही हो, तो फिर लगाया गया बल अलग होगा और प्रत्यानयन बल मतलब तनाव बल अलग-अलग होगा, है ना? जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि वस्तु साम्यावस्था में रुकी हुई है, तब तो जितना लगाया गया बल उतना ही प्रत्यानयन बल, तो तब तो प्रतिबल को प्रत्यानयन बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल की जगह अंधोटाई से लगाया गया बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु गति कर रही है, त्वरित हो रही हो, तो फिर लगाया गया बल और प्रत्यानयन बल अलग-अलग होंगे। तो तब फिर प्रतिबल के लिए लगाया गया नहीं, तब प्रतिबल के लिए प्रत्यानयन बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल वही यूज़ करना होगा। तो चलो इस कांसेप्ट को समझने के लिए एक बहुत छोटा-सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है ना। तो चलो इस बार हमको दे रखा है कि स्टील का कोई पतला-सा बेलनाकार वायर है,
फिर हमको दे रखा है कि स्टील का हल्का-सा पतला बेलनाकार वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शन त्रिज्या R है और चलो इससे हमने n द्रव्यमान का कोई बहुत भारी ब्लॉक लटका दिया है और चलो है ना? चलो पहले पार्ट में हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, तब तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि ब्लॉक साम्यावस्था में चुपचाप रुका हुआ है। तो अभी हमको देखना है कि अभी इस वायर में उत्पन्न प्रतिबल या स्ट्रेस कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना? तो हमको अच्छे बता यही बताया था ना, तो हमको अच्छे बताया कि प्रतिबल बेसिकली प्रत्यानयन बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल या इस बार प्रत्यानयन बल कौन-सा होगा? तनाव बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ये होगा ना? हाँ, लेकिन तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि इस बार तो ब्लॉक चुपचाप साम्यावस्था में रुका हुआ है और हमको अच्छे बताया कि बताओ ब्लॉक अगर साम्यावस्था में रुका हुआ हो, तब तो लगाया गया बल भी mg होगा और इस क्षण में उत्पन्न प्रत्यानयन बल या तनाव बल भी mg होगा। है ना? मंदबुद्धि टाइप से कर सकते हो, ठीक है ना? मंदबुद्धि टाइप से कर सकते हो कि सिंपली ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो एक तो गुरुत्वीय बल mg लगेगा, वायर खींचेगा तनाव T से, तो ब्लॉक साम्यावस्था में, तो इसका त्वरण 0 परिणामी बल 0, तो उसके लिए सिंपली ऊपर-नीचे वाले बलों को बल बैलेंस होने चाहिए। तो ऊपर की ओर T इक्वल टू नीचे की ओर mg, तो तनाव बल या प्रत्यानयन बल mg हो गया, लेकिन ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना? तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार तो ये जो ब्लॉक है वो साम्यावस्था में, है ना? तो इस बार तो ये ब्लॉक साम्यावस्था में रुका हुआ है और तो साम्यावस्था में रुका हुआ है, इसलिए आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस बार तो लगाया गया बल भी mg होगा और प्रत्यानयन बल या तनाव बल भी mg होगा। बस इस बार वायर में उत्पन्न प्रतिबल कितना होगा? प्रत्यानयन बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल मतलब तनाव बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। वही चीज़ की साम्यावस्था में, तो इस बार लगाया गया बल भी mg होगा और प्रत्यानयन बल मतलब तनाव बल भी mg होगा। अपन ए वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ये देखते हैं। चलो बच्चों इसी के कॉम्पिटिशन में दूसरा केस दे रहा हूँ ना, तो चलो इस बार वो स्टील का पतला बेलनाकार वायर ही है, जिसकी क्रॉस सेक्शन त्रिज्या r है और उससे वही n द्रव्यमान का भारी ब्लॉक लटका दिया है, लेकिन है ना, लेकिन इस बार ऐसा कर दिया है कि ब्लॉक को थोड़ा-सा खींच के छोड़ दिया है, तो खींच के छोड़ेंगे तो ब्लॉक ऊपर-नीचे दोलन करेगा। एक मान लेते हैं कि इस बार ब्लॉक ऊपर-नीचे दोलन कर रहा है और किसी क्षण इस ब्लॉक का त्वरण a जितना नीचे की ओर है, तो पूछा है कि इस क्षण इस वायर में उत्पन्न प्रतिबल या स्ट्रेस कितना होगा वो देखना है। फिर तुमको 1 मिनट, तुमको बताओ कि पिछले केस में तो बाय डिफ़ॉल्ट माना था कि ब्लॉक साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में होगा तब तो जितना लगाया गया बल था उतना ही तनाव बल था। लेकिन इस बार ब्लॉक साम्यावस्था में रुका हुआ नहीं है बल्कि गति कर रहा है, त्वरित हो रहा है। तो इस बार लगाया गया बल कुछ अलग होगा और प्रत्यानयन बल मतलब तनाव बल कुछ अलग होगा। तो तुम बताओ ना, तो बताओ इस बार प्रतिबल हम क्या यूज़ करेंगे? प्रत्यानयन बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल मतलब तनाव बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। बस उसके लिए हमको है ना, उसके लिए हमको सबसे मेन चीज़ देखनी है कि जब ब्लॉक एक त्वरण से नीचे की ओर त्वरित हो रहा होगा, तब वायर में तनाव कितना होगा वो देखना है ना? बस तुम बताओ कि अब कॉम्प्लिकेट कैसे, अब बुद्धि नहीं लगाएँगे, अब सीधे साधे बच्चों टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे। बस, है ना? तो उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक पर कौन-कौन से बल लगेंगे बताओ? एक तो इसका भार या गुरुत्वीय बल mg लगेगा और एक ये वायर से लटका हुआ है ना? वायर से लटका हुआ है तो वायर इसको खींचेगा तनाव T से। और तुम बताओ ना कि साम्यावस्था में होता तब तो बलों को बैलेंस कर देते, लेकिन इस बार ये ब्लॉक गति कर रहा है, त्वरित हो रहा है, इसलिए इस बार बलों को बैलेंस नहीं करेंगे बल्कि न्यूटन्स लॉ लगाएँगे, है ना? तो दैट्स का इस क्षण त्वरण नीचे की ओर है, तो परिणामी नीचे की ओर बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि परिणामी नीचे की ओर बल कितना होगा? mg माइनस t ना? तो लिख देता हूँ। इस क्षण ब्लॉक पर परिणामी नीचे की ओर बल कितना है? mg माइनस t बराबर द्रव्यमान m इंटू त्वरण a। इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू mg माइनस ma या m को कॉमन ले तो g माइनस a इतना हो गया, है ना? तो इस बार ब्लॉक गति कर रहा है, त्वरित हो रहा है, तो इस बार तनाव बल mg के बराबर नहीं होगा, बल्कि न्यूटन्स लॉ से तनाव बल m इंटू g माइनस a होगा। बस
इस क्षण है ना, इस क्षण इस वायर में उत्पन्न प्रतिबल या स्ट्रेस देखना है, तो हमको अच्छे पता है कि प्रतिबल वास्तव में क्या होता है? प्रत्यानयन बल मतलब तनाव बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो तुम बताओ कि इस बार लगाया गया बल भले ही mg हो, लेकिन प्रत्यानयन बल या तनाव बल कितना है? m इंटू जी माइनस ए ओपन। इस वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो प्रतिबल इतना आ गया। इस बच्चों मान के चलना कि वस्तु त्वरित हो रही है, इस केस को हम आगे कंसिडर नहीं करेंगे, है ना? मान के चलना कि आगे प्रत्यास्था के जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं कहा जाए, तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि वस्तु साम्यावस्था में रुकी हुई है। और वस्तु साम्यावस्था में रुकी हुई हो, तब तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि तब तो जितना लगाया क्या बल होगा उतना ही प्रत्यानयन बल होगा। तो तब तो हम प्रतिबल को प्रत्यानयन बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ही बोल सकते हैं, या फिर अंधोगटाई से लगाया गया बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। है ना? तो चलो एक बार देखते हैं कि प्रतिबल कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखिए, प्रत्यानयन बल 3 टाइप के होते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रतिबल भी 3 टाइप के होते हैं। ये तो बच्चों ध्यान रखना कि तनाव बल और दबाव बल, ये 2 जो प्रत्यानयन बल है वो तो लंबाई के अनुदिश लगते हैं, इसलिए इनको अनुदैर्ध्य बल बोलते हैं। और इन अनुदैर्ध्य बलों के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। दूसरा देखो, न्यूटन्स लॉ में मैंने बताया था कि बताया जो मोड़ने वाला बल होता है उसको शीयर फोर्स या स्पर्शेकी बल बोलते हैं। और शीयर फोर्स या स्पर्शेकी बल के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको स्पर्शेकी प्रतिबल या शीयर स्ट्रेस ये बोलते हैं। और तीसरा है ना, तीसरा तुम फ्लूइड में पढ़ोगे कि किसी लिक्विड या फ्लूइड के कारण जो बल लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्लूइड या किसी लिक्विड के कारण जो प्रतिबल लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं, हिंदी में आयतन प्रतिबल ये बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि ये प्रत्यानयन बल 3 टाइप के होते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रतिबल भी 3 टाइप के होंगे। तो चलो अब तीनों टाइप के प्रतिबल को डिटेल में पढ़ते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ये तो इसको एक बार देख लेते हैं। वो स्टडी करने के लिए प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ। ये तो मान लेते हैं कोई लोहे का ब्लॉक है, जिसको दीवार के साथ जोड़ दिया मत तो वेल्ड कर दिया है। और चलो है ना, चलो पहले केस में मान लेते हैं कि लोहे के ब्लॉक पर ऐसा खींचने वाला बल लगा रहे हैं। फिर तो हमको अच्छे बताए कि किसी वस्तु पर खींचने वाला बल लगाएं, तब प्रत्यानयन बल कौन सा उत्पन्न होगा? तनाव बल टी। और चलो अगले केस में इस पर धक्का देने वाला बल लगा रहे हैं, तो धक्का देने वाला बल लगाएंगे, तो फिर इस ब्लॉक में प्रत्यानयन बल कौन सा उत्पन्न होगा? दबाव बल एन, है ना? ये न्यूटन्स लॉ में ही बताया था। ये न्यूटन्स लॉ में बताया था कि खींचने वाले बल को तनाव बल टी और धक्का देने वाले बल को दबाव बल एन बोलते हैं ना। और है ना, और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि खींचने वाला बल मतलब तनाव बल टी और धक्का देने वाला बल मतलब दबाव बल एन। तो ये तनाव बल और दबाव बल ये दोनों जो बल होते हैं वो लंबाई के अनुदिश लगते हैं, है ना? ध्यान रखना ये तनाव बल और दबाव बल, है ना, ये दोनों जो बल होते हैं वो लंबाई के अनुदिश लगते हैं, इसलिए इन बलों को सम्मिलित रूप से अनुदैर्ध्य बल बोलते हैं। और अनुदैर्ध्य बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। बच्चों अभी हमने देख लिया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो तब किसी वस्तु को खींचेंगे तो अनुदैर्ध्य बल कौन सा होगा? तनाव बल टी। तो तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा? तनाव बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। और ऐसे ही किसी वस्तु को धक्का दें या दबाएं तो तब अनुदैर्ध्य बल कौन सा होगा? दबाव बल। तो तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा? दबाव बल तो नॉर्मल रिएक्शन ओपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो आगे ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है अनुदैर्ध्य बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, तो उसको तनाव बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, या फिर दबाव बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने देख लिया। अब देखो, है ना, देखो अच्छे ध्यान रखना
कि प्रतिबल का जो परिणाम होता है उसको विकृति बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो परिणाम होगा उसको अनुदैर्ध्य विकृति, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे। तो चलो एक बार लॉजिकली देखते हैं कि इस अनुदैर्ध्य प्रतिबल का परिणाम क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है? तो हमको अच्छे पता है कि जो अनुदैर्ध्य बल है वो लंबाई के अनुदिश लगते हैं ना? मैंने बताया था कि अनुदैर्ध्य बल में तनाव बल और दबाव बल आते हैं जो लंबाई के अनुदिश लगते हैं, है ना? ये तो हमको हमको पता है कि अनुदैर्ध्य बल जो है वो लंबाई के अनुदिश लगते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? इनके कारण वस्तु की लंबाई खींच या दब जाएगी, है ना? कह सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य बल है वो लंबाई के अनुदिश लगते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके कारण वस्तु की लंबाई खींच या दब जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य विकृति को कैसे डिफाइन कर रखा है? खिंचाव अपन प्रारंभिक लंबाई या दबाव अपन प्रारंभिक लंबाई, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है ना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो परिणाम होगा उसको अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे और अनुदैर्ध्य बल या प्रतिबल के कारण क्या होगा? वस्तु की लंबाई खींच या दब जाएगी। इसीलिए ना इसीलिए अनुदैर्ध्य विकृति कैसे डिफाइन कर रखी है? खिंचाव या दबाव अपन प्रारंभिक लंबाई ऐसे डिफाइन कर रखी है। अब तुम बताओ कि स्प्रिंग में खिंचाव या दबाव को हम क्या बोलते थे? एक्स। तो वैसे ही वायर के केस में भी खिंचाव या दबाव को एक्स बोलेंगे अपन, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल नॉट। बस याद रखना कि अनुदैर्ध्य विकृति कैसे डिफाइंड होती है? खिंचाव या दबाव प्रारंभिक लंबाई, मतलब एक्स ओपन एल नॉट ऐसा बोल सकते हैं। चलो बच्चों, अभी हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी पढ़ लिया और अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ ली। अब है ना, अब तुम मान के चलना कि हर टाइप का प्रतिबल उस टाइप की विकृति के समानुपाती होता है। तुमको बताओ कि प्रतिबल क्या होता है? कारण, और विकृति उसका परिणाम। तुमको पता है कि चूंकि कारण और परिणाम आपस में समानुपाती होते हैं, तो ऑब्वियसली हर टाइप का प्रतिबल उस टाइप की विकृति के समानुपाती होगा। ये तो हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, वो भी अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होगा। है ना? ध्यान रखना कि हर टाइप का प्रतिबल उस टाइप की विकृति के समानुपाती होता है। तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, वो भी अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होगा। और देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? वाई। इसको यंग मॉडुलस बोलते हैं। ये हिंदी में यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। ठीक है? तो अच्छे ध्यान रखना, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, जिसमें ना इसमें y कांस्टेंट होता है जिसको यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ये यंग मॉडुलस बोलते हैं। और मैंने कई बार बताया था, है ना? कई बार बताया था कि कभी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्विटी चेंज करें तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो किस पे निर्भर करेगा? उस पदार्थ या मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ये तो अच्छे ध्यान रखना, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि इसमें भी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट y आता है या जो यंग मॉडुलस आता है वो किस पे निर्भर करेगा? उस पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा, या परफेक्ट शब्दों में बोले, ठीक है ना? यंग मॉडुलस पदार्थ की मटेरियल की प्रकृति पे निर्भर करता है, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो यंग मॉडुलस इस चीज पे निर्भर करता है कि वो पदार्थ कितना हार्ड है, कितना स्टिफ है, उस पे निर्भर करता है। ये डेटा यंग मॉडुलस पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो ये पदार्थ की स्टिफनेस पे निर्भर करता है, मतलब इस चीज पे निर्भर करता है कि वो मटेरियल कितना हार्ड है, कितना स्टिफ है, उस पे निर्भर करता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना कि जैसे स्टील जैसा कोई मटेरियल है ना? जो स्टील जैसा कोई मटेरियल है तो हमको होता है कि स्टील बहुत हार्ड होता है, मतलब स्टील बहुत स्टिफ होता है। बस स्टील की स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो उसका यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होगा। और रबर जैसा कोई लचीला पदार्थ है, तो रबर जैसा पदार्थ लचीला है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसकी स्टिफनेस कम होती है तो उसका यंग मॉडुलस भी कम होगा। तो याद रखना कि वाई है जो यंग मॉडुलस है वो पदार्थ की प्रकृति है उसकी स्टिफनेस पे निर्भर करता है। स्टील जैसा मटेरियल जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा है तो यंग मॉडुलस भी ज़्यादा। और रबर जैसा कोई पदार्थ है जिसकी स्टिफनेस कम है तो उसका यंग मॉडुलस भी कम होगा। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, है ना? एक और चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी सॉरी
एक और चीज़ ध्यान रखना कि कोई पदार्थ ज़्यादा प्रत्यास्थ या कम प्रत्यास्थ किससे डिसाइड होता है? इस यंग मॉडुलस के आधार पर ही डिसाइड होता है। तो अच्छे ध्यान रखना कि जिस पदार्थ का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि वो पदार्थ ज़्यादा प्रत्यास्थ है। जिसका यंग मॉडुलस कम होगा, वो पदार्थ कम प्रत्यास्थ है। तो तुम बताओ 1 मिनट, ये रबर और स्टील को ही कंपेयर करते हैं, ये रबर और स्टील को ही कंपेयर करते हैं, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको पता है कि रबर और स्टील की तुलना में स्टील ज़्यादा स्टिफ होता है, तो स्टील की स्टिफनेस ज़्यादा होगी, तो स्टील का यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होगा और यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है। और ऐसे हमको पता है कि रबर तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब रबर की स्टिफनेस कम होती है, तो यंग मॉडुलस भी कम होगा, तो हम बोलेंगे कि रबर कम प्रत्यास्थ है। ये सही चीज़ है ना? जो अनपढ़ होते हैं, या जो गँवार होते हो तो किसी को भी प्रत्यास्थ बोल लेते हैं, लेकिन वास्तव में कौन-सा पदार्थ ज़्यादा प्रत्यास्थ है, वो यंग मॉडुलस के आधार पर ही डिफाइंड होता है। इतना बताने के बाद भी कई लोग, कई मंदबुद्धि लोग ये बोलते हैं कि रबर ज़्यादा प्रत्यास्थ है, तो ध्यान रखना कि रबर ज़्यादा प्रत्यास्थ नहीं है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो स्टिफनेस या यंग मॉडुलस की उल्टी होती है। फिर आगे डायरेक्ट डायरेक्ट आएँगे, स्टील की स्टिफनेस ज़्यादा, यंग मॉडुलस ज़्यादा, तो स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ, रबर की स्टिफनेस कम तो यंग मॉडुलस कम तो रबर कम प्रत्यास्थ होगा, दैट्स ऑल। तो बस अभी हमने देख लिया ठीक है ना? तो अभी हमने देख लिया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, जहाँ y यंग मॉडुलस होता है, जो पदार्थ की प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है, ये हमने देख लिया और क्वेश्चन में हमको यंग मॉडुलस क्लियरली दिया होता है। तो चलो, अब ऐसा करते हैं कि इसी चीज़ को थोड़ा-सा मैथमेटिकल है ना, इसी चीज़ को थोड़ा-सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलो पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना? चलो पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो हमको पता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, इसको तनाव अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं या दबाव अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा? अनुदैर्ध्य बल अपन इस वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर यंग मॉडुलस इंटू अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? खिंचावपन प्रारंभिक लंबाई या दबावपन प्रारंभिक लंबाई, बस मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा अनुदैर्ध्य बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर यंग मॉडुलस इंटू अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा? खिंचाव या दबावपन प्रारंभिक लंबाई, ये हो गया। चलो, इससे हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो, ए को उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ ना, तुम बताओ। तो ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना आ गया बताओ? वाई बाय एल नॉट इंटू एक्स। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य सॉरी, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि तनाव या दबाव बल मतलब जो अनुदैर्ध्य बल है, वो वायर के खिंचाव के समानुपाती होगा। तो चलो, इस अनुदैर्ध्य बल मतलब तनाव बल और वायर में खिंचाव के बीच ग्राफ भी बना सकते हैं ना? तो देख चुके हैं। तो तनाव बल या अनुदैर्ध्य बल वो खिंचाव के समानुपाती है। तो ग्राफ जो होगा वो मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन होगी और इसको y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो इसमें स्लोप का काम कौन करेगा? y बाय एल नॉट ये करेगा। तो चलो, कई बार हमको है ना, कई बार हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 2 अलग-अलग मटेरियल के वायर हैं, या 2 अलग-अलग मटेरियल के वायर हैं, दोनों की मोटाई में तो क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी समान है, उसके बाद दोनों की लंबाई भी समान है। तो तुम बताओ कि तब इस वक्र का स्लोप यंग मॉडुलस y पे डिपेंड करेगा। तो तुम बताओ कि जो वायर ज़्यादा स्टिफ होगा, ज़्यादा हार्ड होगा, उसका यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होगा तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो उसमें ग्राफ ज़्यादा कोण वाली स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर कोई है ना, कोई ऐसा वायर हो जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना? मतलब कोई ऐसा वायर हो जो कम स्टिफ हो तो उसका स्टिफनेस कम, तो यंग मॉडुलस भी कम, तो उसका स्लोप भी कम होगा। तो ये ईज़िली कर सकते हैं हम। चलो बच्चों, अब हम दूसरे टाइप का प्रतिबल पढ़ते हैं जिसको स्पर्शेकी प्रतिबल या इंग्लिश में इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं और हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना? तो ये देखते हैं कि एक बार स्पर्शेकी प्रतिबल या शियर स्ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं, है ना? उसके लिए पहले एक बार शियर फोर्स या स्पर्शेकी बल क्या होता है वो देखते हैं। देखो, स्पर्शेकी बल या शियर फोर्स के बारे में मैंने न्यूटन्स लॉ में तुमको बताया था, है ना?
तो ये मान है ना? इस बार ये मान लेते हैं कि वही लोहे का कोई ब्लॉक है, इसको दीवार के साथ जोड़ दिया मतलब वेल्ड कर दिया है। ये ना उन्होंने बताया था, इस ब्लॉक पर ऐसा बल लगाएँ तब तो ये खींचने वाला बल होगा मतलब तनाव बल होगा। ऐसा बल लगाएँ तो ये धक्का देने वाला बल मतलब दबाव बल होगा। लेकिन है ना, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि इस ब्लॉक पर हम ऐसा बल लगा रहे हैं। दिख रहा है ना? तो ये कि ब्लॉक है और चलो चलो इस बार मान लेते हैं कि ब्लॉक पर ऐसा बल लगा रहे हैं, तो तुम देखते बताओ ना, देखते बताओ, ये जो बल है, वो इस ब्लॉक को खींचने का काम भी नहीं कर रहा है, ब्लॉक को धक्का देने का भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो बल है वो ब्लॉक को मोड़ने का काम कर रहा है। और मैंने बताया था कि ऐसे जो मोड़ने वाले बल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शियर फोर्स बोलते हैं। न्यूटन्स ने बताया था कि ऐसे जो मोड़ने वाले बल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शियर फोर्स बोलते हैं। और यही बताया था, ये जो मोड़ने वाले बल हैं वो क्रॉस सेक्शन सतह के समानांतर हैं या स्पर्शेकी हैं। इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शेकी बल या टेंजेंशियल फोर्स ये बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये तो न्यूटन्स लॉ में बताया था कि ऐसे जो मोड़ने वाले बल होते हैं उनको शियर फोर्स या स्पर्शेकी बल बोलते हैं, है ना? और अच्छे ध्यान रखना कि शियर फोर्स या स्पर्शेकी बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को ही स्पर्शेकी प्रतिबल बोलते हैं। है ना? तो कंपैरेटिवली ये कम सॉरी ये कंपैरेटिवली याद रखना कि अनुदैर्ध्य बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं और वैसे ही शियर फोर्स मतलब स्पर्शेकी बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को स्पर्शेकी प्रतिबल बोलते हैं। ये तो हम है ना? तो हम किताबी तरीके से हम लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस सॉरी किताबी तरीके से लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस या स्पर्शेकी प्रतिबल क्या होता है? सिंपली स्पर्शेकी बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो स्पर्शेकी बल को एफ बोल लेता हूँ, अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को ए। तो स्पर्शेकी प्रतिबल हो गया, स्पर्शेकी बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। लेकिन है ना? लेकिन ये भी ध्यान रखना है ना, स्पर्शेकी बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल तो होता है ना? लेकिन ध्यान रखना कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कौन-सा होता है? ये बल जिसके समानांतर है या जिसके स्पर्श है कि वो होता है तो रास की बात ध्यान रखना। स्पर्श है कि प्रतिबल, स्पर्श है कि बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल तो होता है लेकिन ध्यान रखना कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कौन-सा होता है? ये बल जिस क्षेत्रफल के समानांतर है या जिस क्षेत्रफल के स्पर्श है कि वो होता है। इस बार ये जो बल है वो इस वृत्ताकार क्षेत्रफल के समानांतर है। तो इस बार A कौन-सा होगा? ये वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर ही होगा। डन हो गया ना? तो स्पर्श की प्रतिबल ये पढ़ लिया। अब है ना? तो मैंने तुमको अभी बताया था कि प्रतिबल का जो परिणाम होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था ना कि किसी भी प्रतिबल का जो परिणाम होता है उसको विकृति बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि स्पर्श की प्रतिबल का जो परिणाम होगा उसको स्पर्श की विकृति बोलेंगे। तो चलो एक बार हम है ना, एक बार हम देखते हैं कि स्पर्श की प्रतिबल या स्पर्श की बल का परिणाम क्या निकलेगा, ठीक है ना? स्पर्श की प्रतिबल या स्पर्श की बल का परिणाम क्या निकलेगा वो देखते हैं। ये तो कोई सॉरी ना, ये तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है। ये बताओ जो स्पर्श की बल है वो मोड़ने का काम करते हैं, है ना? कॉमन सेम बोल सकते हैं। ये बताइए जो स्पर्श की बल है वो मोड़ने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना कि स्पर्श की बल का परिणाम क्या निकलेगा? इस स्पर्श की बल के कारण वस्तु थोड़ा-सा कोण मुड़ जाएगी। है ना? कॉमन सेम बोल सकते हैं कि ये शियर फोर्स या स्पर्श की बल वस्तु को मोड़ने का काम करते हैं। तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? इसके कारण वस्तु थोड़ा-सा कोण मुड़ जाएगी। बस याद रखना है ना? याद रखना इस शियर फोर्स के कारण वस्तु जितना कोण मुड़ जाती है वही स्पर्श की विकृति का मापन है। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि स्पर्श की विकृति को लोगों ने क्या डिफाइन कर रखा है? ये वस्तु का जो विक्षेपण कोण है। ये तो ध्यान रखना कि अच्छे ध्यान रखना कि शियर फोर्स या स्पर्श की बल के कारण वस्तु थोड़ा-सा कोण मुड़ जाएगी ना, तो वस्तु जितना कोण मुड़ जाएगी वही स्पर्श की विकृति का मापन है। तो स्पर्श की विकृति सिंपली वस्तु का विक्षेपण कोण थीटा जहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि थीटा को रेडियन में लिखेंगे। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं तो बताओ
स्पर्श की प्रतिबल भी पढ़ लिया और स्पर्श की विकृति पढ़ ली, है ना? हाँ, तो देखो मैंने अभी बताया था कि हर टाइप का प्रतिबल उस टाइप की विकृति के समानुपाती होता है। तो होता है जो स्पर्श की प्रतिबल है वो भी स्पर्श की विकृति के समानुपाती होगा। बताया था ना इधर? बताया ना? हर टाइप का प्रतिबल उस टाइप की विकृति के समानुपाती होता है। तो वैसे ही है ना? वैसे ही जो स्पर्श की प्रतिबल है वो भी स्पर्श की विकृति के समानुपाती होगा। और ध्यान रखना कि यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, है ना? और अच्छे से है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति में जो कांस्टेंट आता था उसको यंग मॉडुलस y बोलते थे। और वैसे ही स्पर्श की प्रतिबल और विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको ईटा बोलते हैं। या इसको दृढ़ता गुणांक इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको यंग मॉडुलस y और स्पर्श की प्रतिबल विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको दृढ़ता गुणांक ईटा बोलते हैं। तो सम है ना? तो इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको दृढ़ता गुणांक ईटा बोलते हैं। और मुझे है ना? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि होता है यंग मॉडुलस के सिमिलर, है ना? कहने की ज़रूरत नहीं है कि यंग मॉडुलस के सिमिलर ये जो दृढ़ता गुणांक ईटा होता है वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे निर्भर करेगा। या दृढ़ता गुणांक भी इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि वो मटेरियल कितना हार्ड है या कितना स्टिफ है उस पे ही निर्भर करेगा। है ना? हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो यंग मॉडुलस और दृढ़ता गुणांक में रिलेशन भी डिराइव किया जाता है। लेकिन यहाँ ये याद रखना यंग मॉडुलस और दृढ़ता गुणांक दोनों भाई-भाई हैं। दोनों मटेरियल की स्टिफनेस पर ही निर्भर करते हैं। है ना? तो बस हम बोल सकते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि स्पर्श की प्रतिबल भी प्रोपोर्शनल टू स्पर्श की विकृति। तो स्पर्श की प्रतिबल बराबर ईटा इंटू स्पर्श की विकृति, जहाँ ईटा जो होता है उसको दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। अब चलो इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। है ना? तो तुम बताओ, ये तो बताओ कि स्पर्श की प्रतिबल को हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्श की बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर दृढ़ता गुणांक ईटा इंटू स्पर्श की विकृति क्या होती है? विक्षेपण कोण थीटा। तो स्पर्श की प्रतिबल विकृति इसको भी देख लिया। देखो बच्चों अभी हमने अनुदैर्ध्य और स्पर्श की प्रतिबल पढ़ ली है। अब हम तीसरे टाइप का प्रतिबल पढ़ते हैं आयतन प्रतिबल, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं और इंजीनियरिंग में इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, है ना? तो सबसे पहले ये आयतन प्रतिबल है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है ना? नाम से ही क्लियर है कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब लिक्विड या द्रव के कारण जो प्रतिबल लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। है ना? याद रखना कि लिक्विड या द्रव के कारण जो प्रतिबल लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या आयतन प्रतिबल बोलते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि लिक्विड या द्रव के कारण बल या प्रतिबल किस टाइप से अलग लगता है वो देखते हैं। ठीक है ना? तो चलो इसको समझने के लिए ठीक है? तो चलो इसको समझने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ, ढंग से देखना। तो ये मान लेते हैं कोई तालाब है जिसमें एज गहराई तक पानी भरा हुआ है और चलो मान लेते हैं कि तालाब के बॉटम में हमने कोई क्रिकेट की ऐसी कोई बॉल रखी हुई है। तो तुम खुद बताओ कि इस बॉल के चारों ओर पानी है। फिर तुमको पता होगा कि पानी या द्रव अपनी डूबी हुई है ना? पानी या द्रव अपने अंदर डूबी हुई बॉल को चारों तरफ से धक्का लगाता है ना? 9-10 में पढ़ा होगा। वैसे तो फ्लूइड में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसे फ्लूइड में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन तुम लोगों ने सुन रखा होगा कि पानी या जो भी द्रव है वो अपने अंदर डूबी हुई वस्तु को चारों तरफ से धक्का लगाता है ना? ठोस तो एक ही दिशा में बल लगाता है लेकिन लिक्विड या द्रव जो होता है वो अपने अंदर डूबी हुई वस्तु को चारों ओर से धक्का लगाता है। और ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है कि लिक्विड या द्रव जो धक्का देने वाला बल लगाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रति संपर्क क्षेत्रफल को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। या इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या तीसरे शब्दों में इसको आयतन प्रतिबल बोलते हैं। है ना? तो फ्लूइड में क्लियर पढ़ेंगे लेकिन याद रखना कि द्रव या लिक्विड अपने संपर्क में आने वाली हर एक सतह पर अभिलंबित दिशा में धक्का लगाता है और द्रव जो धक्का लगाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रति क्षेत्रफल को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या दाब बोलते हैं, जिसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या इसको तीसरे शब्दों में आयतन प्रतिबल बोलते हैं। है ना? और बॉटम पर दाब कितना होगा वो देखना है।
तो तुम फ्लूइड में पढ़ोगे, है ना? बॉटम पर द्रव के कारण दाब कितना लगेगा वो फ्लूइड में तुम पढ़ोगे, लेकिन अभी रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ये बताओ, पानी की जो ऊपरी सतह है वो वायुमंडल के संपर्क में है, तो ऊपरी सतह पर दाब कितना होगा? वायुमंडलीय दाब पी नॉट। और ऊपरी सतह पर दाब पी नॉट हो, तो बॉटम पर हो तो एच गहराई पर दाब कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच, जहाँ रो तो पानी का घनत्व, जी का मान 9.8 और एच इस तालाब की गहराई। ये तो फ्लूइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना कि तालाब के सतह पर दाब वायुमंडलीय दाब पी नॉट होता है, तो एच गहराई पर दाब पी नॉट प्लस रो जी एच होता है। ठीक है ना? फिर बच्चों अभी हमने देख लिया कि द्रव के कारण जो दाब लगता है उसी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में आयतन प्रतिबल बोलते हैं। और देखो, ये चीज तो अपनी इंडियन बुक में लिखी होती है, लेकिन अब रास की बात बता रहा हूँ, है ना? तो अच्छे ध्यान का, क्यों अच्छे ध्यान रखना कि रास की बात ये है कि आयतन प्रतिबल एग्जैक्टली दाब नहीं होता है। ध्यान रखना है ना, कि रास की बात है कि आयतन प्रतिबल एग्जैक्टली दाब नहीं होता है। वास्तव में आयतन प्रतिबल क्या होता है? दाब में वृद्धि। अरे नहीं, कहीं भी बुक में ढंग से नहीं लिख रखा है, ताकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज ही रहे। ये तो अच्छे ध्यान रखता हूँ, तो अच्छे ध्यान रखना कि आयतन प्रतिबल एग्जैक्टली दाब नहीं होता है। एक्चुअली आयतन प्रतिबल दाब में वृद्धि होती है। ये तो देखो, इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस दे रहा हूँ। तो चलो, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्रिकेट की बॉल है जो शुरू में वातावरण में मतलब वायुमंडल में है, और वहां से उठा करके तालाब की एज गहराई में डाल दिया है। तो तुम बताओ, एक मिनट, तो बताओ कि क्रिकेट की बॉल शुरू में वायुमंडल में है, तो शुरू में तो इस पर दाब कितना होगा? वायुमंडलीय दाब पी नॉट के बराबर। सही कहा ना? फिर हम बोल सकते हैं कि क्रिकेट की बॉल शुरू में वायुमंडल में है, तो शुरू में तो इस पर दाब कितना होगा? वायुमंडलीय दाब पी नॉट के बराबर। लेकिन अब यहाँ से इसको तालाब की एज गहराई में डाल देते हैं, तो तुम बताओ कि फाइनली ये बॉल तालाब की एज गहराई पर है, तो बताओ यहाँ, है ना? बताओ फाइनली इस पर लगने वाला दाब कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि शुरू में बॉल वायुमंडल में थी, तब इस पर लगने वाला दाब पी नॉट था, और बाद में तालाब की एज गहराई पर रख दिया है, तो बाद में इस पर लगने वाला दाब पी नॉट प्लस रो जी एच है ना? तो शुरू में दाब पी नॉट, बाद में पी नॉट प्लस रो जी एच, तो होता है इसके दाब में वृद्धि कितनी हो गई? रो जी एच। और इसके जो दाब में वृद्धि होती है उसी को आयतन प्रतिबल बोलते हैं। तो आयतन प्रतिबल वास्तव में दाब नहीं होता है, बल्कि दाब में वृद्धि होती है ना? तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मान के चलना कि शुरू में बॉल पर दाब पी नॉट, बाद में पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया, तो इसके दाब में वृद्धि कितनी होगी? रो जी एच। और दाब में जो वृद्धि होती है उसी को आयतन प्रतिबल बोलते हैं। देखो, अभी तो वायुमंडल से उठा करके एच गहराई में डाला था, तो तब तो दाब में वृद्धि रो जी एच हुई थी, इसलिए आयतन प्रतिबल रो जी एच। लेकिन चलो, अब अगला केस ले रहा हूँ, तो चलो इस बार, है ना, चलो इस बार मान लेते हैं कि शुरू में बॉल वायुमंडल में नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में है। मान लेते हैं ना कि शुरू में बॉल वायुमंडल में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष से उठा करके इसको तालाब की एज गहराई में डाला है। अब आयतन प्रतिबल कितना होगा वो देखना है। तो बताओ, एक मिनट, तो बताओ कि शुरू में बॉल अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है ना? शुरू में बॉल अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, मतलब इस बार शुरू में बॉल पर दाब बिल्कुल 0 होगा, और बाद में एज गहराई पर डाल दिया है, तो बाद में बॉल पर लगने वाला दाब पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। तो था इस बार शुरू में बॉल पर दाब 0, बाद में पी नॉट प्लस रो जी एच है, तो तब इस बार बॉल के दाब में वृद्धि कितनी होगी? पी नॉट प्लस रो जी एच, तो इस बार आयतन प्रतिबल पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। लेकिन ये तो जबरदस्ती का एक्सेप्शनल केस है ना? बाकी ध्यान रखना कि नॉर्मली तो, है ध्यान रखना कि नॉर्मली तो वायुमंडल से उठा करके किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबाते हैं, और ध्यान रखना कि वायुमंडल से पानी के अंदर डुबाएं, तो बॉल पर लगने वाले दाब में वृद्धि रो जी एच है, तो आयतन प्रतिबल रो जी एच ही होगा। चलो बच्चों, अभी हमने आयतन प्रतिबल देखा, तो हमको अच्छे बताया कि प्रतिबल का जो परिणाम होता है उसको क्या बोलते हैं? विकृति। है, तो वैसे ही आयतन प्रतिबल का जो परिणाम होगा उसको आयतन विकृति बोलेंगे। तो चलो एक बार देखते हैं कि आयतन प्रतिबल का परिणाम क्या होगा वो देखते हैं। तो हमको अच्छे
ठीक है ना? तो हमको अच्छे पता है कि आयतन प्रतिबल क्या होता है? दाब में वृद्धि, ठीक है ना? तो हमको हमको अच्छे पता है कि आयतन प्रतिबल क्या होता है? दाब में वृद्धि। फिर हम क्लियरली बोल सकते हैं किसी बॉल के दाब में वृद्धि कर दें, तो उसके कारण बॉल दब जाएगी, मतलब बॉल का आयतन संपीड़ित हो जाएगा। इसीलिए ना, इसीलिए आयतन विकृति क्या डिफाइन कर रखा है? संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन, है ना? कई लोग सोचते हैं कि आयतन विकृति को केवल संपीड़न क्यों नहीं बोल दिया? याद रखना कि विकृति नॉन डायमेंशनल होनी चाहिए। तो नॉन डायमेंशनल बनाने के लिए आयतन विकृति को संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन डिफाइन किया है ना? तो आगे, ठीक है ना? आगे डायरेक्ट याद रखना कि आयतन प्रतिबल क्या होता है? दाब में वृद्धि। और बताओ, किसी भी बॉल पर लगने वाले दाब में वृद्धि कर दें, तो उसके कारण बॉल दब जाएगी, मतलब इसका आयतन संपीड़ित हो जाएगा। इसीलिए ना, इसीलिए आयतन विकृति कैसे डिफाइन कर रखा है? संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन। चलो, आयतन में संपीड़न है उसको डेल्टा वी बोल देते हैं, अपन प्रारंभिक आयतन वी नॉट। तो आयतन विकृति संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन में तो डेल्टा वी बाय वी नॉट। लेकिन चलो, ये तो सिंपल शब्दों में, लेकिन आयतन विकृति को एक बार बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिकल शब्दों में लिख देते हैं। ठीक है ना? आयतन विकृति को परफेक्ट मैथमेटिकल शब्दों में लिखते हैं। तो तुम बताओ, है ना? तो आयतन विकृति क्या होती है? संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन। संपीड़न देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि संपीड़न तो आयतन में कमी होती है, इससे माइनस डीवी लिखेंगे। अपन प्रारंभिक आयतन को वी। ये तो आगे डायरेक्ट है रखना कि आयतन विकृति क्या होती है? संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन, जिसको सिंपल शब्दों में तो डेल्टा वी बाय वी नॉट, या मैथमेटिकल शब्दों में क्या लिखेंगे? संपीड़न आयतन में कमी से माइनस डीवी अपन प्रारंभिक आयतन वी, ऐसे लिखेंगे। अब आगे बढ़ो। तो हमको अच्छे पता है कि हर टाइप का प्रतिबल उस टाइप की विकृति के समानुपाती होता है। तो वैसे ही ये जो आयतन प्रतिबल होगा वो भी आयतन विकृति के समानुपाती होगा, है ना? तो कह सकते हैं कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है ना? वैसे बताओ, ये जो आयतन प्रतिबल है वो भी आयतन विकृति के समानुपाती होगा। और यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। फिर अच्छे ध्यान रखना कि आयतन प्रतिबल और विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं, या हिंदी में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। है ना? तो कंपैरेटिवली याद रखना। ठीक है ना? सॉरी, तो कंपैरेटिवली याद रखना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको यंग मॉडुलस पाए। वैसे ही स्पर्श की प्रतिबल विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको दृढ़ता गुणांक ईटा। और वैसे ही आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति में जो कांस्टेंट आता है उसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस बी बोलते हैं। मैं बल्क मॉडुलस इसी शब्द का यूज करूंगा। और हमको अच्छे पता है यंग मॉडुलस वाई, दृढ़ता गुणांक ईटा और बल्क मॉडुलस बी तीनों भाई बहन हैं। तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी पे निर्भर करते हैं, मतलब वो मटेरियल कितना हार्ड है या कितना स्टिफ है उस पे निर्भर करते हैं। तो किसी मटेरियल की स्टिफनेस ज्यादा होगी तो उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा, दृढ़ता गुणांक भी ज्यादा और उसका बल्क मॉडुलस भी ज्यादा होगा। तो यंग मॉडुलस और ईटा के सिमिलर जो बल्क मॉडुलस होता है वो भी उस पदार्थ की स्टिफनेस पर ही निर्भर करता है ना? वो सब डायरेक्ट डायरेक्ट ये डायरेक्ट ध्यान रखना कि आयतन प्रतिबल भी प्रोपोर्शनल टू आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल बराबर बल्क मॉडुलस इनटू आयतन विकृति। जहाँ बी एक कांस्टेंट होता है इसको बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। चलो, अब इसी चीज को मैथमेटिकली ना, इसी चीज को मैथमेटिकली लिख देते हैं। तुम बताओ, इधर आयतन प्रतिबल, मैंने तुमको है ना, मैंने चमका के बताया था कि आयतन प्रतिबल वास्तव में दाब नहीं होता है बल्कि दाब में वृद्धि होती है, बराबर बल्क मॉडुलस बी इनटू आयतन विकृति को सिंपल शब्दों में क्या लिख सकते हैं? संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन मतलब डेल्टा वी बाय वी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो आयतन प्रतिबल विकृति के फॉर्मूले को सिंपल शब्दों में तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन चलो एक बार ऐसा करते हैं कि आयतन प्रतिबल आयतन विकृति वाले एक्सप्रेशन को बिल्कुल नाप तोल करके मैथमेटिकल शब्दों में लिखते हैं, है ना? ये सिंपल टाइप से, लेकिन अब बिल्कुल नाप तोल कर मैथमेटिकल शब्दों में लिखते हैं। वही बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ कि आयतन प्रतिबल क्या होता है? दाब में वृद्धि। और दाब में वृद्धि को सिंपल शब्दों में डेल्टा पी, लेकिन बिल्कुल मैथमेटिकल शब्दों में डीपी बोलते हैं, बराबर बल्क मॉडुलस बी इनटू आयतन विकृति क्या होता है? संपीड़नोपन प्रारंभिक आयतन। तो संपीड़न को सिंपल शब्दों में डेल्टा वी, लेकिन मैथमेटिकली
माइनर डीवी लिखना चाहिए। अपन प्रारंभिक आयतन V, तो अनुदैर्ध्य आयतन प्रतिबल विकृति को सिंपल टाइप से ऐसे लिख सकते हैं और बिल्कुल नाप-तोल करके मैथमेटिकल शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। इतना मतलब पता है ना? इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि दोनों की भावना सेम ही है। फिर हमको अच्छे पता है कि ठोस और द्रव में संपीड़न बहुत कम होता है, तो उनमें तो हम ये सिंपल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गैस की बात आए, है ना? गैस की बात आए तो हमको पता है कि गैस का तो प्रसार और संपीड़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, पता है ना? तो गैस का तो प्रसार और संपीड़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए गैस के लिए आयतन प्रतिबल विकृति का अगर फ़ॉर्मूला लगाना है तो वहाँ तो हमको बिल्कुल मैथमेटिकली लगाना होगा। तो गैस के केस में तो हमको बिल्कुल मैथमेटिकली डीपी इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू माइनस डी बाई वी ऐसे ही लगाना होगा। फिर बच्चों एक बार गैस के लिए बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन एक बार अलग से देख लेते हैं। वैसे तो हम कर चुके हैं ना लेकिन अलग से देख लेते हैं ना। तो ये गैस के लिए बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन देखना है तो यहाँ भी वही है ना कि आयतन प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल बराबर बल्क मॉडुलस इंटू आयतन विकृति। और मैंने मैंने अभी बताया था कि गैस के केस में तो प्रसार और संपीड़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए गैस के केस में तो प्रतिबल और विकृति के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नाप-तोल करके मैथमेटिकली ही लिखना पड़ेगा, है ना? तो चलो पहले आयतन प्रतिबल तो बताया था कि आयतन प्रतिबल क्या होता है, दाब में वृद्धि। उसको सिंपल शब्दों में डेल्टा पी, लेकिन बिल्कुल मैथमेटिकल शब्दों में डीपी बराबर बल्क मॉडुलस इंटू आयतन विकृति। तो बताया था कि आयतन विकृति संपीड़न अपन प्रारंभिक आयतन, तो होता संपीड़न आयतन में कमी होती है इसलिए इसको मैथमेटिकली माइनर डीवी अपन प्रारंभिक आयतन V, बस नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं ना। तो नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसी गैस के लिए बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस वी इंटू डीपी बाई डीवी। तो किसी गैस के लिए बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन ये होता है। और ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन को रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी गैस का बल्क मॉडुलस पूछे तुमको तो बदसूरत एक्सप्रेशन को रटने की जरूरत नहीं है। कभी गैस के बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन पूछे तो बस बेसिक से ही करेंगे कि आयतन प्रतिबल बराबर बल्क मॉडुलस इंटू आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल डीपी बराबर बल्क मॉडुलस इंटू आयतन विकृति माइनस डीवी बाई वी। ट्रांसफर करोगे तो गैस के लिए बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस वी इंटू डीपी बाई डीवी। तो इससे हम क्लियरली है ना, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि गैस का बल्क मॉडुलस डीपी बाई डीवी पे निर्भर कर रहा है ना। बोल सकते हैं कि गैस का बल्क मॉडुलस डीपी बाई डीवी पे निर्भर करेगा, मतलब पीवी में रिलेशन पर निर्भर करेगा, है ना? और पीवी में रिलेशन पे निर्भर करेगा मतलब प्रोसेस पर निर्भर करेगा। एकदम क्लियरली बोल सकते हैं कि गैस के लिए बल्क मॉडुलस डीपी बाई डीवी पे निर्भर कर रहा है, मतलब पीवी में रिलेशन पे डिपेंड करेगा। और पीवी में रिलेशन पे डिपेंड करेगा मतलब प्रोसेस पर निर्भर करेगा। बस गैस में अलग-अलग प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस अलग-अलग आएगा। तो चलो एक बार देखते हैं कि समदाबी, समतापी ऐसे गैस में अलग-अलग टाइप के प्रोसेस करें तो बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। तो चलो, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि पहले केस में गैस में समदाबी प्रक्रम कर रहे हैं, तो समदाबी प्रक्रम के लिए बल्क मॉडुलस कितना होगा वो देखना है। ये तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री में तुमने सुन रखा होगा कि गैस में अगर समदाबी प्रक्रम करें, तो समदाबी प्रक्रम में तो गैस का दाब कांस्टेंट रहता है और दाब कांस्टेंट रहेगा तो दाब में परिवर्तन डीपी 0 और डीपी 0 तो बल्क मॉडुलस भी 0। तो समदाबी प्रक्रम में गैस का बल्क मॉडुलस 0। चलो ऐसे मान लेते हैं कि गैस में समआयतनी गैस में समआयतनी प्रक्रम करें तो हमको होता है कि समआयतनी प्रक्रम में गैस का आयतन कांस्टेंट रहेगा और आयतन कांस्टेंट रहेगा तो आयतन में परिवर्तन dv 0 और डिनोमिनेटर 0 तो बल्क मॉडुलस टेंड टू इनफाइनाइट। तो समआयतनी प्रक्रम के लिए गैस का बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। हाँ, ये तो बेवकूफ बनाने के थे। अब मेन पार्ट पे आ रहे हैं। अब हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि गैस में अगर समतापी प्रक्रम करें तो बल्क मॉडुलस कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको होता है कि समतापी प्रक्रम में तो दाब भी चेंज करता है और आयतन भी चेंज करता है, इसलिए
इस बार डीपी डीवी में कोई भी जीरो नहीं होगा, यहाँ तो हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ तो तुम अच्छे ध्यान हटा, 1 मिनट, तुम अच्छे ध्यान हटा कि तुम अच्छे ध्यान हटा कि किसी प्रोसेस का बल्क मॉडुलस निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे मेन चीज़ है डिफरेंशियल टर्म डीपी बाय डीवी निकालना होगा, और डीपी बाय डीवी के लिए हम समतापी की प्रोसेस समीकरण यूज़ करेंगे। तो ये केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ रखा होगा कि समतापी प्रक्रम की प्रोसेस समीकरण क्या होती है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब डीपी बाय डीवी निकालना है तो उसका सेट तरीका है, हम क्या करते हैं? लॉग लेकर के अवकलन करते हैं, है ना? डीपी बाय डीवी के लिए लॉग लेकर के अवकलन करते हैं। बताओ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। और अब अवकलन करते हैं तो बताओ कि लॉग पी का अवकलन क्या होगा? 1 बाय पी इंटू डीपी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? डीपी बाय पी प्लस लॉग वी का अवकलन 1 बाय वी इंटू डीवी। तो इसको सिंपल शब्दों में डीवी बाय वी लिख सकते हैं बराबर लॉग कांस्टेंट। कांस्टेंट और अकेला है तो अवकलन 0। आगे पक्षांतरण कर लोगे ना, है ना? तो आगे पक्षांतरण करोगे तुम्हारे पास dp बाय dv इक्वल टू माइनस p बाय v। तो हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि समतापी प्रक्रम के लिए, है ना, समतापी प्रक्रम में dp बाय dv कितना आएगा? माइनस p बाय v। तो बल्क मॉडुलस भी निकाल सकते हैं ना कि बल्क मॉडुलस माइनस v इंटू डीपी बाय डीवी। और अगर समतापी प्रक्रम हो तो dp बाय dv कितना होगा? माइनस p बाय v। तो तब माइनस से माइनस कैंसल और v से v कैंसल। तो समतापी प्रक्रम का बल्क मॉडुलस सिंपली दाब P के बराबर ही होता है। तो याद रखना, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, याद रखना कि समतापी प्रक्रम का बल्क मॉडुलस सिंपली गैस के दाब P के बराबर ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब, है ना, अब मान लेते हैं कि गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम कर रहे हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए बल्क मॉडुलस कितना होगा? वो देखना है। तो हमको पता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के भी बल्क मॉडुलस के लिए हमको मेनली डिफरेंशियल टर्म डीपी बाय डीवी निकालनी है, और उसके लिए हम रुद्धोष्म की प्रोसेस समीकरण का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो देखो, तुमने केमिस्ट्री में सुन, है ना? तुमने केमिस्ट्री में सुन रखा होगा कि समतापी की तो प्रोसेस समीकरण पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होती है, लेकिन रुद्धोष्म की प्रोसेस समीकरण पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है ना? पढ़ रखा होगा कि, सॉरी लिखना गलती, है ना, कि समतापी की प्रोसेस समीकरण तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम की प्रोसेस समीकरण पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है, जहाँ गामा सीपी बाय सीवी का अनुपात होता है और गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय होता है, पढ़ रखा होगा। तो रुद्धोष्म की प्रोसेस समीकरण पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो बस इस बार भी डीपी बाय डीवी के लिए वही तरीका लॉग लेकर के अवकलन करेंगे। लॉग लेते हैं, तो हमको होता है लॉग लेंगे तो क्या आएगा? लॉग पी प्लस लॉग वी की पावर गामा, जिसको गामा लॉग वी इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। अवकलन करते हैं तो लॉग पी का अवकलन तो डीपी बाय पी प्लस गामा कांस्टेंट है बाहर, लॉग वी का अवकलन डीवी बाय वी बराबर कांस्टेंट का अवकलन 0। इसमें पक्षांतरण कर लोगे ना, तो पक्षांतरण करके सॉल्व करोगे तो पता, है ना? पक्षांतरण करके सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में डीपी बाय डीवी कितना, सॉरी यार गलत है। तो ये पक्षांतरण करके सॉल्व करोगे तो इस बार डीपी बाय डीवी कितना आएगा? माइनस गामा पी बाय वी आएगा, है ना? तो बस लिख सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में भी बल्क मॉडुलस माइनस वी इंटू डीपी बाय डीवी। और अगर गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम कराएं तो रुद्धोष्म प्रक्रम में डीपी बाय डीवी कितना होगा? माइनस गामा पी बाय वी। तो माइनस से माइनस कैंसल, वी से वी कैंसल। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए गैस का बल्क मॉडुलस कितना होगा? गामा पी। तो ये दोनों तो बेवकूफ बनाने के थे, ये दोनों याद रखने थे। याद रखना कि गैस में समतापी प्रक्रम करें तो बल्क मॉडुलस दाब पी के बराबर होगा, और उसी गैस में अगर रुद्धोष्म प्रक्रम करें तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए बल्क मॉडुलस गामा पी। याद रखना इसका साउंड वेव में यूज होगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा वहां। देखो बच्चों, अभी हमने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मतलब बल्क मॉडुलस पढ़ा। और ध्यान रखना कि बल्क मॉडुलस का जो इनवर्स होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं या संपीड्यता बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है, मतलब 1 बाय बी होता है। जैसे कोई पदार्थ है, उसका बल्क मॉडुलस 2 इंटू 10 11 पास्कल है, तो उसकी संपीड्यता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी?
बल्क मॉडुलस का इनवर्स मतलब 1 बाय बल्क मॉडुलस, तो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस तो 2 into 10 पावर 11 पास्कल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 into 10 to पावर -12 पास्कल इनवर्स, तो ये कर सकते हो, है ना? अब देखो, कई बार हमको यंग मॉडुलस की विमा या डायमेंशन पूछता है। ये हमको पता है कि चाहे यंग मॉडुलस y हो या दृढ़ता गुणांक ईटा हो या बल्क मॉडुलस b हो, तीनों वास्तव में इलास्टिक मॉडुलस ही होते हैं, है ना? तीनों एक तरह के प्रत्यास्थता गुणांक ही होते हैं, तो तीनों की विमा समान होगी। तो किसी भी एक केस है कि यंग मॉडुलस की विमा ज्ञात करना देखते हैं। तो उसके लिए यंग मॉडुलस का सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमको पता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। बाकी सबकी डायमेंशन रखेंगे तो इससे यंग मॉडुलस y की भी डायमेंशन आ जाएगी। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर यंग मॉडुलस की विमा निकालनी है। और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? खिंचाव अपन प्रारंभिक लंबाई। तो बताओ, खिंचाव भी एक टाइप की लंबाई होती है, तो इसकी भी डायमेंशन L, और प्रारंभिक लंबाई भी एक लंबाई होती है, उसकी भी डायमेंशन L। तो L से L कैंसल हो गया, और बताओ, L से L कैंसल हो गया मतलब ये जो अनुदैर्ध्य विकृति वो बिल्कुल विमाहीन हो गई, और ये अनुदैर्ध्य विकृति बिल्कुल विमाहीन होगी, तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन प्रतिबल के बराबर ही होगी, मतलब F/A। ये तो मैंने पहले से ही बताया था, है ना? पहले से ही बताया था कि चाहे अनुदैर्ध्य हो, चाहे स्पर्शिकी हो या चाहे आयतन विकृति हो, विकृति हमेशा विमाहीन होती है, तथा विकृति बिल्कुल विमाहीन होगी, तो प्रत्यास्थता गुणांक की, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का की विमा प्रतिबल के बराबर ही होगी। ये तो विकृति बिल्कुल विमाहीन होती है, इससे यंग मॉडुलस की विमा प्रतिबल के बराबर ही होगी, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा m1 L1 t-2 अपन क्षेत्रफल L स्क्वायर। तो प्रतिबल की विमा m1 L-1 t-2 है। तो यंग मॉडुलस की विमा इतनी होगी। यंग मॉडुलस की इतनी होगी, तो वैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो दृढ़ता गुणांक ईटा की विमा उतनी आएगी, और बल्क मॉडुलस बी की विमा भी उतनी आएगी। चलो बच्चों, अब इन पे बेस कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन करते हैं। ये तो अच्छे ध्यान था। इन तीनों में से अनुदैर्ध्य प्रतिबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल पर ही कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार स्पर्शेखी प्रतिबल और आयतन प्रतिबल के एक-एक क्वेश्चन निपटा लेते हैं ताकि इम्पोर्टेंट पार्ट अनुदैर्ध्य प्रतिबल पर ही आगे कंसंट्रेट कर पाएँ। तो चलो पहले स्पर्शेखी बल का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन है। थोड़े डेटास चेंज कर दिए हैं, देख लेना, है ना? तो ये हमको दे रखा है कि इस बार रबर का कोई ठोस घनाभ के आकार का कोई ब्लॉक है, जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और इसकी ऊँचाई भी 2 मीटर है। तो इस टाइप से रबर का कोई ठोस घनाभ के आकार का ब्लॉक है। अब देखो, इस ब्लॉक को नीचे से तो फिक्स कर दिया है, दिख रहा है ना? हुँ। तो इस ब्लॉक को नीचे से तो फिक्स कर दिया है, और उसकी जो ऊपरी सतह मतलब ब्लॉक की छत है, उसके समानांतर हम क्षैतिज बल लगा रहे हैं, ठीक है ना? इसकी ऊपरी सतह के समांतर क्षैतिज बल लगा रहे हैं, और इसका मान 12 मेगा न्यूटन है, मतलब 12 into 10 to power 6 न्यूटन है। और ये रबर का जो ब्लॉक है उसका दृढ़ता गुणांक 10 to power 9 पास्कल है। तो बस हमको पता है कि ये जो बल है उस ब्लॉक को मोड़ने का काम करेगा। तो पूछा है कि इस बल के कारण ये ब्लॉक थोड़ा-सा मुड़ जाएगा, तो कितना कोण मुड़ जाएगा? और ये ब्लॉक मुड़ जाएगा तो उसके कारण इसकी जो ऊपरी सतह विस्थापित हो जाएगी, तो ऊपरी सतह का पार्श्व विस्थापन भी ज्ञात करना है। कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्लॉक के नीचे वाले भाग को तो फिक्स कर दिया है, और इसकी ऊपरी सतह पर F का क्षैतिज बल लगा रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंटली बताता हूँ है ना? कॉन्फिडेंटली बताओ, ये बताओ, इस ब्लॉक पर अगर ऐसे बल लगाते हैं, तो ये बल तो इसको खींचने वाला बल होता, मतलब तनाव बल होता। वैसे ही बताओ, इस ब्लॉक पर अगर ऐसे बल लगाते हैं, तो ये धक्का देने वाला बल मतलब दबाव बल होता, है ना? लेकिन तुम बताओ कि इस बार ब्लॉक पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, साफ-साफ दिख रहा है ना? साफ-साफ दिख रहा है कि ये जो बल है,
वो ब्लॉक को खींचने का भी काम नहीं कर रहा और धक्का देने का भी काम नहीं कर रहा है। ये जो बल है वो ब्लॉक को मोड़ने का काम कर रहा है। और हमको पता है कि जो मोड़ने वाला बल होता है उसी को शियर फोर्स या स्पर्शेकी बल बोलते हैं। तो इस बार ब्लॉक पर लगने वाला शियर फोर्स या स्पर्शेकी बल 12 × 10⁶ न्यूटन है। बस पता है कि स्पर्शेकी बल ब्लॉक को मोड़ने का काम करता है। तो इस बल के कारण ब्लॉक थोड़ा-सा मुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं थीटा कोण मुड़ गया है। कितना कोण मुड़ जाएगा वो देखना है, तो बस तुम खुद बताओ। ये स्पर्शेकी बल है, तो इस बार स्पर्शेकी बल या प्रतिबल इन्वॉल्वड होगा, तो बस भगवान का नाम लेकर के हम स्पर्शेकी प्रतिबल और स्पर्शेकी विकृति का रिलेशन लिखते हैं। तो हमको पता है कि स्पर्शेकी बल सॉरी स्पर्शेकी प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू स्पर्शेकी विकृति। तो स्पर्शेकी प्रतिबल बराबर ईटा इंटू स्पर्शेकी विकृति मान रखता हूँ। स्पर्शेकी प्रतिबल बताया था कि स्पर्शेकी प्रतिबल क्या होता है? स्पर्शेकी बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर दृढ़ता गुणा ईटा इंटू स्पर्शेकी विकृति क्या होती है? इस मुड़ने वाले बल के कारण ब्लॉक जितना कोण घूम जाता है या जितना कोण मुड़ जाता है वही स्पर्शेकी विकृति होती है। तो स्पर्शेकी विकृति क्या होगी? थीटा। चलो मान रखते हैं। तो बताओ पहले स्पर्शेकी बल तो होता है ये जो बल है पूरा मोड़ने का काम कर रहा है, तो यही स्पर्शेकी बल का काम करेगा। तो स्पर्शेकी बल तो 12 × 10⁶ अपन ए क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो मैंने तुमको है ना सॉरी ना, तो मैंने तुमको बिल्कुल चमका के बताया था कि स्पर्शेकी प्रतिबल स्पर्शेकी बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल तो होता है, लेकिन बताया था कि क्षेत्रफल कौन-सा होता है? ये बल जिस क्षेत्रफल के समानांतर है वो वाला क्षेत्रफल होता है। बताया था ना? स्पर्शेकी प्रतिबल में ए क्या होता है? ये बल जिस सतह के समानांतर है उसका क्षेत्रफल होगा। तो तुम बताओ ना? तो बताओ इस बार जो बल लगा रहे हैं वो इसकी छत के समानांतर है। तो होता है इस बार ए क्या होगा? बल जिस सतह के समानांतर है वो वाला क्षेत्रफल। तो होता है कौन-सा होगा? छत का क्षेत्रफल। और छत का क्षेत्रफल सिंपली लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो 3 इंटू चौड़ाई 2 बराबर। ईटा दृढ़ता गुणांक 10⁹ इंटू थीटा निकालना है। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे थीटा तुम्हारे पास आएगा 2 इंटू है ना? 2 इंटू 10⁻³ और ऑब्वियसली यूनिट रेडियन ही होगी। बस स्पर्शेकी बल के कारण ये ब्लॉक थोड़ा-सा मुड़ जाएगा और कितना कोण मुड़ेगा? 2 इंटू 10⁻³ रेडियन इतना कोण मुड़ जाएगा, है ना? अब चलो सेकंड पार्ट पूछा है कि बताओ इस मोड़ने वाले बल या स्पर्शेकी बल के कारण ब्लॉक इतना कोण मुड़ जाएगा, तो उसके कारण इसकी जो ऊपरी सतह है वो थोड़ा-सा आगे की ओर खिसक जाएगी ना, विस्थापित हो जाएगी। बस पूछा है कि इसकी जो ऊपरी सतह है, इसको छत भी बोल सकते हैं ना, तो इस ब्लॉक की जो ऊपरी सतह है उसका पार्श्व विस्थापन सॉरी जो ऊपरी सतह है उसका पार्श्व विस्थापन कितना हो देखना है। तो तुम बताओ कि ये पूरी ऊपरी सतह इतना विस्थापित हो जाएगी ना, तो ऊपरी सतह का विस्थापन निकाल सकते हैं ना, सिंपली ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो तुम बताओ इस समकोण त्रिभुज में कोण थीटा है, आधा 2 मीटर है, तो बताओ ये पार्श्व विस्थापन जो है वो लंब का काम करेगा ना। तो इस समकोण त्रिभुज में आधा 2 मीटर है, कोण थीटा है, तो ऊपरी सतह का पार्श्व विस्थापन या लंब कितना होगा बताओ सिंपली h का tan थीटा इतना होगा, ठीक है ना? अब तुम बताओ कि थीटा 10⁻³ रेडियन में तो थीटा बहुत ही स्मॉल है और मैंने तुमको मैथमेटिकल टूल में ही बताया था कि थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। बस ऊपरी सतह का पार्श्व विस्थापन कितना होगा h इंटू थीटा। तो h तो कितना है 2 मीटर और थीटा कितना है 2 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपरी सतह का पार्श्व विस्थापन कितना हो गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर 4 मिलीमीटर ये होगा, है ना? ये भी समझ सकते हो। ये भी तो बल बिल्कुल स्पर्शेकी लगाया था, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा टेढ़ा बल लगाते हैं। तो अगर टेढ़ा बल लगाएँ तो फिर उसके घटक करेंगे। एक घटक तो स्पर्शेकी होगा और एक अभिलंबित होगा। स्पर्शेकी बल है वो स्पर्शेकी विकृति उत्पन्न करेगा और अभिलंब जो प्रतिक्रिया सॉरी जो अभिलंब बल है वो अभिलंब विकृति मतलब अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न करेगा। तो बल टेढ़ा हो तो उसके घटक कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो बिल्कुल सीधा-साधा केस था।
चलो बच्चों एक आयतन प्रतिबल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हमको दे रखा है कि रबर की कोई ठोस गोलाकार बॉल है, जहाँ रबर की जो बॉल है उसका बल्क मॉडुलस 2 into 10 to power 9 पास्कल दे रखा है और कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि बॉल शुरू में वायुमंडल में है। अब देखो इस बॉल को वायुमंडल से उठा करके हिंद महासागर के बॉटम पर रख रहे हैं, जहाँ पानी की गहराई 6 किलोमीटर 6000 मीटर है। फिर हमको होता है कि वायुमंडल से हिंद महासागर के बॉटम में डाल देंगे, तो बॉटम में दाब ज़्यादा होता है, तो दाब के कारण बॉल थोड़ी-सी दब जाएगी। तो बस हमको देखना है कि यहाँ से महासागर के बॉटम में डाल दें, तो बॉल थोड़ी दब जाएगी, तो एक तो इस बॉल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, फिर बॉल की त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा और घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा वो देखना है ना? और चलो तुम बताओ कि ऊपर की तुलना में नीचे दाब ज़्यादा होने के कारण बॉल दब जाएगी, तो पानी भी थोड़ा-सा दब जाएगा। तो पानी का बल्क मॉडुलस 4 into 10⁹ पास्कल दे रखा है। तो हमको पूछा है कि ऊपर की तुलना में बॉटम पर पानी का घनत्व कितना परसेंट ज़्यादा होगा वो देख कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चलो इतना तुमको देखते ही पता लग गया होगा। इस बॉल को पानी में डुबो रहे हैं मतलब यहाँ आयतन प्रतिबल आयतन विकृति है ना? इसमें आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का यूज़ होगा। तो सबसे देखते हैं कि अ, वायुमंडल से इसको 6000 किलोमीटर गहराई में डाल लेते हैं तो आयतन प्रतिबल कितना होगा वो देखना है। ये तो स्टार्ट इज़िली कर सकते हैं ना। कि चलो तुम बताओ कि शुरू में बॉल वायुमंडल में थी, है ना? ये तो बताओ शुरू में बॉल वायुमंडल में थी तो शुरू में तो बॉल पर दाब कौन-सा होगा? वायुमंडलीय दाब P नॉट और बाद में बॉल को 6000 किलोमीटर पानी की गहराई में डाल दिया है। तो ये फाइनली बॉल पर लगने वाला दाब भी ये भी देख सकते हो ना। तो देखो मैंने बताया तुमको, है ना? मैंने बताया था कि वाटर की ऊपरी सतह तो वायुमंडल के संपर्क में तो वहाँ दाब P नॉट तो बताओ इधर दाब P नॉट है, तो एच गहराई पर बॉटम में दाब कितना होगा सिंपली P नॉट प्लस rho g h इतना होगा, जहाँ h 6000 मीटर इतना हो जाएगा। बस अब आयतन प्रतिबल कितना हो देखना तो मैंने चमका के बताया था। मैंने चमका के बताया था कि आयतन प्रतिबल वास्तव में दाब नहीं होता है, एक्चुअली दाब में वृद्धि होती है। मुझे वो नहीं बताओ ना, मुझे बताओ कि सॉरी मुझे वो नहीं बताओ कि शुरू में बॉल वायुमंडल में थी, तो शुरू में इस पर दाब P नॉट था और बाद में बॉटम पे रख दिया तो बाद में दाब P नॉट प्लस rho g h तो शुरू में दाब P नॉट बाद में P नॉट प्लस rho g h तो दाब में वृद्धि कितनी हो जाएगी? rho g h और दाब में वृद्धि होती है इसी को आयतन प्रतिबल बोलते हैं। तो बस तो भगवान का नाम लेकर के आयतन प्रतिबल आयतन विकृति का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना? पहले बॉल कितनी दबेगी वो देखना है ना, बॉल कितनी दबेगी वो देखना है तो सिंपली बॉल के लिए आयतन प्रतिबल और विकृति का फॉर्मूला लगाएँगे तो पता है कि बॉल के लिए भी आयतन प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू आयतन विकृति, तो आयतन प्रतिबल बराबर बल्क मॉडुलस इनटू आयतन विकृति। मान रख देते हैं तो मैंने बताया था कि आयतन प्रतिबल कुल दाब नहीं होता है, दाब में वृद्धि होती है। तो शुरू में दाब P नॉट बाद में P नॉट प्लस rho g h दाब में वृद्धि कितनी हो गई? rho g h बराबर बल्क मॉडुलस को ऐसे ही रहने देते हैं और आयतन विकृति तो मैंने बताया था कि आयतन विकृति क्या होती है? संपीड़न अपन प्रारंभिक आयतन, है ना? मैथमेटिकली करते हैं। तो संपीड़न तो मैंने बताया था कि संपीड़न को माइनर डीवी अपन प्रारंभिक आयतन V सही कहा ना? आयतन प्रतिबल दाब में वृद्धि rho g h बल्क मॉडुलस इनटू आयतन विकृति संपीड़न अपन प्रारंभिक आयतन। तो संपीड़न माइनस डीवी अपन प्रारंभिक आयतन V। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर कर लो ना यार। इन सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dv बाय v इक्वल टू कितना आ गया? माइनस rho g h बाय v मान रख देता हूँ। तो रो पानी का घनत्व 10 टू पावर 3 g 10 h है ना? h क्या होगी? यहाँ पानी की गहराई तो बताओ पानी की गहराई कितनी होगी बताओ? ये 6000 मीटर है, ठीक है ना? माइनस रो 10 टू पावर 3 जी 10 एच 1000 अपन बल्क मॉडुलस तो बॉल कितना दबेगी वो देखना है तो उसके लिए बॉल का बल्क मॉडुलस लेंगे। तो बॉल का बल्क मॉडुलस 2 into 10 टू पावर 9 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास -3/100 आ जाएगा। तो ये तो डीवी अपन वी मतलब आयतन में आंशिक परिवर्तन है, परसेंटेज चेंज देखना है, तो उसके लिए 100 का गुणा कर देंगे।
तो तब सॉल्व करेंगे तो dv बाई वी इक्वल टू -3%। और बताओ है ना, इसको आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बोल सकते हैं ना। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन -3% है, -3% है मतलब बॉल का आयतन 3% घट जाएगा। तो अंडरस्टूड, दाब बढ़ेगा तो आयतन तो घट जाएगा ना। पहला पार्ट तो आ गया कि बॉल को वायुमंडल से हिंद महासागर के बॉटम में ले आए तो इसका आयतन तो 3% घट जाएगा। बस अब बॉल का आयतन 3% घट जाएगा तो बॉल की त्रिज्या भी घटेगी ना। त्रिज्या कितने परसेंट घटेगी वो देखना है तो बताओ कि आयतन केवल 3% घटा है मतलब आयतन में परिवर्तन बहुत ही स्मॉल है। तो बस आयतन में स्मॉल परिवर्तन के कारण त्रिज्या में स्मॉल परिवर्तन कितना होगा वो देखना है। इसमें लिख देता हूँ एक बार लिख देता हूँ कि ठोस गोलाकार बॉल है ना, सॉरी ना, तो मतलब ठोस गोलाकार बॉल है और हमको होता है कि ठोस गोलाकार बॉल का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस हमको देखना है कि आयतन 3% घट गया है ना। बताओ आयतन 3% घटा है मतलब आयतन में परिवर्तन बहुत ही स्मॉल है। तो बस हमको देखना है कि आयतन में अल्प परिवर्तन के कारण बॉल की त्रिज्या में अल्प परिवर्तन कितना होगा वो देखना है। फिर अच्छे ध्यान रखना तुम, ये अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी एक में अल्प परिवर्तन के कारण दूसरे में अल्प परिवर्तन पूछा हो तो सेट तरीका होता है हम क्या करते हैं लॉग लेकर के अवकलन करते हैं। स्मॉल परिवर्तन हो बस एक ही तरीका लॉग लेकर के अवकलन करते हैं। तो लॉग लेंगे इधर लिख दो ना, लॉग लेंगे तो लॉग v इक्वल टू इधर कितना आ गया लॉग 4 पाई/3 आ गया प्लस लॉग ऑफ r क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3 लॉग r ही आ गया। ठीक, तो लॉग लेने से क्या हो गया कि टर्म बिखर गई, संगठन टूट गया। तो बस अब अवकलन करेंगे तो तब लॉग v का अवकलन तो dv बाई वी, ये कांस्टेंट है और अकेला है तो अवकलन 0, 3 कांस्टेंट है बाहर और लॉग r का अवकलन dr बाय r, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये मेथड ध्यान रखना कि कभी भी एक के कारण दूसरे में अल्प परिवर्तन पूछा हो तो लॉग लेकर के अवकलन करते हैं। और देखो बार-बार गधों ऐसे घिसने की जरूरत नहीं है। अब तो इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं ना, अब इतना घिसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि बताओ अल्प परिवर्तन हो तो लॉग लेकर के अवकलन करते हैं ना। और लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ जब लॉग लेकर के, है ना, बताओ जब लॉग लेकर के अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट कचरा तो खत्म हो जाएगा और जो पावर है वो गुणनफल में आ जाएगी। तो डायरेक्ट आना चाहिए कि लॉग लेकर के अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट कचरा हट जाएगा और पावर गुणनफल की फॉर्म में होता dv बाई वी इक्वल टू 3 dr बाय r। तो बताओ dv बाई वी क्या होगा बॉल के आयतन में आंशिक परिवर्तन। और मान लेंगे कि दोनों और 100 का गुणा किया है तो बॉल के आयतन में परसेंटेज परिवर्तन हो जाएगा। तो बताओ कि बॉल का आयतन 3% घट रहा है ना, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन -3% है। 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dr बाय r कितना हो गया -1%। और dr बाय r क्या होगा त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन, वो -1% है तो बॉल की त्रिज्या 1% घट जाएगी। अब हमको पूछा है कि बॉल के घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके लिए घनत्व का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो हमको अच्छे बताए, है ना? तो हमको अच्छे बताया कि बॉल का घनत्व कितना होगा बॉल का द्रव्यमान बटे आयतन। तो बस आयतन में अल्प परिवर्तन के कारण अब घनत्व अल्प परिवर्तन निकालना है। तो यहाँ भी वही तरीका लॉग लेकर के अवकलन करेंगे। लॉग लेंगे इधर लॉग रो इक्वल टू इधर लॉग एम माइनस लॉग वॉल्यूम ही हो गया। अब अवकलन करते हैं लॉग रो का अवकलन डी रो बाय रो, ये लॉग एम तो कांस्टेंट है अकेला है तो अवकलन 0 माइनस इधर लॉग वॉल्यूम है तो लॉग वी का अवकलन कितना हो गया डीवी बाय वी हो गया। बस तुम बताओ कि डीवी बाय वी आयतन में प्रतिशत परिवर्तन तो 3% घट रहा है ना, तो आयतन में डीवी बाय वी आयतन में प्रतिशत परिवर्तन -3% है तो उसमें माइनस का गुणा करोगे तो घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन +3%, मतलब घनत्व 3% बढ़ जाएगा बॉल का। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि
सतह की तुलना में बॉटम पर दाब ज़्यादा है, अगर इस सतह की तुलना में बॉटम पर दाब ज़्यादा है और दाब ज़्यादा होने के कारण बॉल दब जाएगी, तो ऑब्वियसली पानी भी थोड़ा-सा दब जाएगा ना, कह सकते हैं ना? कि सतह की तुलना में बॉटम पर दाब ज़्यादा है, तो दाब ज़्यादा है तो उसके कारण बॉल दब जाएगी, साथ में पानी भी थोड़ा-सा दब जाएगा। दब जाएगा मतलब पानी का आयतन घट जाएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। मतलब पक्का है कि सतह की तुलना में बॉटम पर जो पानी होगा उसका घनत्व थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो पूछा है कि पानी दब जाता है उसके कारण सतह की तुलना में बॉटम पर पानी का घनत्व कितना % ज़्यादा होगा वो देखना है। ठीक है ना? इसको ईज़िली कर सकते हैं। तुम बताओ 1 मिनट। तुम बताओ कि जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें बॉल दब रही थी और जो सेकंड पार्ट है उसमें पानी दब रहा है। तो बस पानी के लिए भी वही आयतन प्रतिबल आयतन विकृति का फॉर्मूला लगाएँगे। तो तुम बताओ कि पानी के लिए भी आयतन प्रतिबल बराबर पानी का बल्क मॉडुलस इंटू आयतन विकृति याद रखना। कि बॉल कितना दबती थी उसमें बॉल का बल्क मॉडुलस लिया था। अब पानी कितना दबेगा उसके लिए पानी का बल्क मॉडुलस लेंगे। ठीक है ना? तो बस सतह की तुलना में बॉटम पर पानी के लिए भी आयतन प्रतिबल बराबर बल्क मॉडुलस इंटू आयतन विकृति। पहले आयतन प्रतिबल देखते हैं तो चमका के बताया था कि आयतन प्रतिबल दाब नहीं होता है, दाब में वृद्धि होती है। तो तुम बताओ कि सतह पर जो पानी होगा उसका दाब पी नॉट होगा और बॉटम पर जो पानी होगा उसका दाब पी नॉट प्लस रो जी एच है। तो तुम बताओ कि प्रारंभ की तुलना में सॉरी सतह पर दाब पी नॉट और बॉटम पर पी नॉट प्लस रो जी एच। तो सतह की तुलना में बॉटम पर दाब कितना बढ़ गया है रो जी एच और हमको होता है आयतन प्रतिबल क्या होता है दाब में वृद्धि। तो दाब में वृद्धि हुई रो जी एच ही होगी। इक्वल टू बल्क मॉडुलस तो बस पानी कितना दबा है उसके लिए पानी का बल्क मॉडुलस लेंगे इनटू आयतन विकृति क्या होता है संपीड़न अपन प्रारंभिक आयतन मतलब माइनस डीवी बाई वी। इसको सॉल्व करेंगे तो डीवी बाई वी इक्वल टू माइनस रो जी एच ओपन बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर माइनस रो पानी का घनत्व 10 टू पावर 3 जी 10 एच की गहराई कितनी है 6000 मीटर। ओपन पानी का बल्क मॉडुलस कितना है 4 इंटू 10 टू पावर 9 है। तो सॉल्व कर लोगे ना इसको सॉल्व कर लेना तो डायरेक्ट बता रहा हूँ ठीक है डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो डीवी बाई वी तुम्हारे लिख देता हूँ इसको सॉल्व करेंगे डीवी बाई वी तुम्हारे पास कितना आएगा इसको इससे कैंसिल करेंगे तुम्हारे पास माइनस तो ही इसको सॉल्व करेंगे तो डीवी बाई वी माइनस 1.5 बाय 100 ये आ गया। ये तो पानी के आयतन में आंशिक परिवर्तन है परसेंटेज परिवर्तन के लिए 100 का गुणा करेंगे तो माइनस 1.5%। इसको सॉल्व कर लें सॉल्व करोगे तो डीवी बाई वी मतलब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस 1.5% ही हो गया बस ये तो बताओ आयतन में प्रतिशत परिवर्तन नेगेटिव मतलब सतह की तुलना में बॉटम पर पानी दब जाएगा तो आयतन घट जाएगा। तो तुम बताओ कि सतह की तुलना में बॉटम पर दाब के कारण पानी दब जाएगा, आयतन घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपात रूप से घनत्व बढ़ेगा। तो घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो देखना था, अभी बताया था कि एक में स्मॉल चेंज के कारण दूसरे में स्मॉल चेंज निकालना हो तो लॉग लेकर के अवकलन। ये तो हमको अच्छे बताया कि घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना? तो बस अल्प परिवर्तन के लिए वही या चलो ऐसे लिख देता हूँ घनत्व कितना होगा द्रव्यमान इंटू आयतन की पावर माइनस बस आयतन में अल्प परिवर्तन के कारण घनत्व में अल्प परिवर्तन निकालना है तो लॉग लेकर के अवकलन करेंगे। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग रो इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग वी की पावर -1 तो बाहर पावर बाहर आ जाएगी तो माइनस लॉग वी हो जाएगा। बस अवकलन करेंगे तो लॉग रो का अवकलन डी रो बाय रो द्रव्यमान तो कांस्टेंट है अकेला है तो अवकलन 0 और माइनस लॉग वी का अवकलन डीवी बाय वी। तो बताओ इसमें डीवी बाय वी तो पानी के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन वो -1.5 है और उसमें माइनस का गुणा करोगे तो डी रो बाय रो प्लस 1.5% मतलब बॉल दब जाएगा तो पानी भी दब जाएगा और सतह की तुलना में पानी सतह की तुलना में बॉटम पर पानी का घनत्व 1.5% ज़्यादा होगा।
बस इजीली कर सकते हैं। वही स्पर्श की प्रतिबल और ये आयतन प्रतिबल के क्वेश्चन कर लिए। अब हम केवल अनुदैर्ध्य प्रतिबल पर ही कंसंट्रेट करते हैं। देखो बच्चों, स्पर्श की प्रतिबल और आयतन प्रतिबल के एक-एक क्वेश्चन कर लिए। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि छत से हमने कोई पतला बेलनाकार स्टील का वायर लटका दिया है। चलो इसका यंग मॉडुलस y, इसकी प्रारंभिक लंबाई L0 और इसकी क्रॉस सेक्शन त्रिज्या r हो, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। और चलो इससे हमने एम द्रव्यमान का कोई भारी ब्लॉक लटका दिया है और मैंने बताया था कि कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि ब्लॉक साम्यावस्था में रुका हुआ है और बोलने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक का भार या गुरुत्व बल mg है, तो साम्यावस्था में वायर में उत्पन्न प्रत्यानयन बल या तनाव बल भी सिंपली mg होगा। तो हमको पता है इस तनाव बल के कारण वायर हल्का सा खींच जाएगा ना, तो बस वायर में हल्का सा खींचाव कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको पता है। इस बार वायर पर प्रत्यानयन बल कौन-सा लग रहा है? तनाव बल, जो कि एक अनुदैर्ध्य बल होता है। मतलब इस बार अनुदैर्ध्य प्रतिबल इन्वॉल्वड होगा। बस अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको पता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है ना? तो आराम से बताओ कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अ, अनुदैर्ध्य बल मतलब तनाव बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो साम्यावस्था में इससे अ, भार mg है, लटकाया गया भार mg है, तो तनाव बल भी mg होगा। अपन इस वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर यंग मॉडुलस y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? खींचाव अपन प्रारंभिक लंबाई। तो इसमें खींचाव तो x मान लेते हैं, पर प्रारंभिक लंबाई L0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो खींचाव अपने पास आ जाएगा। कितना आएगा? mg L0 अपन y इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे निकाल सकते। चलो बच्चों, इसी चीज को थोड़े से दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं। ये तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि कोई भी प्रत्यास्थ वायर या कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करती है ना? तुम बताओ एक मिनट। तुम बताओ कि स्प्रिंग के सिमिलर प्रत्यास्थ वस्तु भी खींचने पर खींच जाती है, दबाने पर दब जाती है, और स्प्रिंग के सिमिलर प्रत्यास्थ वस्तु को भी खींचने और दबाने पर उसमें अपोजिंग प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। ये तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हर कोई प्रत्यास्थ वस्तु एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करती है। तो चलो देखते हैं कि हर कोई प्रत्यास्थ वस्तु या कोई प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करेगा, तो उसका तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है। ये तो हम लगा सकते हैं ना? तुमको अच्छे बताया कि इस प्रत्यास्थ वायर के लिए भी सिंपली अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, है ना? तो हमको पता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम क्या बोल सकते हैं? प्रत्यानयन बल अपन क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर यंग मॉडुलस y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति को क्या बोल सकते हैं? खींचाव अपन प्रारंभिक लंबाई। तो खींचा हुए दबाव को x अपन प्रारंभिक लंबाई L0। चलो ए को भी उधर ट्रांसफर करते हैं। फिर बताओ, ए को उधर ट्रांसफर करें तो F इक्वल टू कितना आ गया? y बाय L0 इंटू x। ये मतलब बोल सकते हैं, ठीक है ना? हम बोल सकते हैं कि खिंचाव के कारण इस वायर में भी प्रत्यानयन बल कितना उत्पन्न होगा? y बाय L0 इंटू x। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि स्प्रिंग के सिमिलर, है ना? बताओ स्प्रिंग के सिमिलर इस वायर में भी जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ वो x के समानुपाती आ गया। ये तो बताओ, जैसे स्प्रिंग में जो प्रत्यानयन बल होता है वो x के समानुपाती होता है, वैसे इस प्रत्यास्थ वायर में भी जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो x के समानुपाती होगा। तो वापस बोल सकते हैं कि कोई भी प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करता है। तो बताओ इसको स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं ना? तो हमको पता है कि जैसे स्प्रिंग फोर्स का परिमाण F इक्वल टू kx होता है ना? तो बताओ कैसे स्प्रिंग फोर्स का परिमाण F इक्वल टू kx होता है, वैसे ही एक प्रत्यास्थ वायर में उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण भी समथिंग टू x की फॉर्म में है। मतलब बोल सकते हैं कि प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड
स्प्रिंग के टाइप से काम करेगा, और स्प्रिंग के केस में जो काम स्प्रिंग कांस्टेंट के कर रहा था, प्रत्यास्थ वायर के केस में वही काम कौन कर रहा है, y बाय एल नॉट। तो पक्का बोल सकते हैं, ये हम पक्का बोल सकते हैं कि स्प्रिंग के सिमिलर जो प्रत्यास्थ वस्तु है, भी खींचते पर खींच जाती है, दबाने पर दब जाती है, और खींचते और दबाने पर अपोजिंग प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। मतलब कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु या कोई भी प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करेगा, जिसका तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, y बाय एल नॉट। तो अब आगे एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखना कि कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु है, कोई प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करता है, जिसका तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, y बाय एल नॉट, जहाँ y यंग मॉडुलस, a वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, और एल नॉट वायर की प्रारंभिक लंबाई। तो बताओ, हर कोई प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करता है, तो तुम बताओ कि खिंचाव के लिए भी स्प्रिंग का फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, है ना? तो तुम खुद बताओ कि जैसे किसी स्प्रिंग में खिंचाव किस अनुसार होता है, F इक्वल टू kx के अनुसार, वैसे ही इस प्रत्यास्थ वायर में भी खिंचाव किस अनुसार होगा, F इक्वल टू kx। तो ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू F बाय k। बच्चों ध्यान रखना कि अब अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का क्वेश्चन आ गया, तो अब मूर्खों टाइप से प्रतिबल और विकृति तक उतरने की जरूरत नहीं है। अब तो एक ही चीज ध्यान में रखेंगे कि हर कोई प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करता है, तो स्प्रिंग के सिमिलर इस प्रत्यास्थ वायर में भी खिंचाव किस अनुसार होगा, F इक्वल टू kx। तो x इक्वल टू F बाय k, मतलब T बाय k। तो T तो इसमें तनाव बल mg अपन k, इसका तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय एल नॉट। वैसे ही इस प्रत्यास्थ वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा पूछे, तब भी वही, ये बताओ, जैसे स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, वैसे ही प्रत्यास्थ वायर में भी संचित स्थिति ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, जिसको दूसरे शब्दों में एफ स्क्वायर बाय टू के बोल सकते हैं, और इसको तीसरे शब्दों में एफ एक्स बाय टू। तो अब ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल के सारे क्वेश्चन स्प्रिंग वाले कंसेप्ट से ही करेंगे। चलो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमने एक ही पार्ट किया था, लेकिन चलो अब इसमें बहुत सारे पार्ट पूछे जाते हैं, इसको देख लेना ना। वही केस है कि पतला सा स्टील का वायर है, जिसका यंग मॉडुलस वाई, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए, लंबाई एल नॉट, और इसे एम का भारी ब्लॉक लटका दिया है, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि ब्लॉक साम्यावस्था में रुका हुआ है। तो तब तो ये ब्लॉक का भार है, गुरुत्वीय बल mg है, तो वायर में उत्पन्न प्रत्यानयन बल या तनाव बल भी mg होगा। तो उसके कारण वायर में खिंचाव कितना होगा, वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, है ना? ये सारे पार्ट मुझे बस अब इजीली कर सकते हैं ना, बताया था मैंने कि अब हमको प्रतिबल विकृति तक उतरने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज है ना, एक ही चीज पता है कि हर कोई प्रत्यास्थ वायर एक हार्ड स्प्रिंग के डाइस से काम करेगा, जिसका तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय एल नॉट होगा। तो तुम बताओ कि स्प्रिंग में खिंचाव, है ना? तुम बताओ कि स्प्रिंग में खिंचाव किस अनुसार होता है, F इक्वल टू kx के अनुसार। तो वैसे ही प्रत्यास्थ वायर में भी खिंचाव किस अनुसार होगा, F इक्वल टू kx। तो x इक्वल टू F बाय k या T बाय k। तो T तो तनाव, तो साम्यावस्था में से अ, लटकाया गया भार mg है, तो तनाव भी mg अपन k। इस वायर का तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय एल नॉट। तो वायर में खिंचाव डायरेक्ट आ गया, है ना, खिंचाव डायरेक्ट आ गया mg एल नॉट अपन y इंटू a की जगह वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पाई आर। चलो, ये तो खिंचाव निकाल लिया। दूसरा, है ना, दूसरा पूछा है कि इस वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, वो देखना है। ये तो यही मैंने बताया था अभी, है ना, यही मैंने बताया था कि प्रत्यास्थ वायर स्प्रिंग के टाइप से काम करता है, तो ऐसे, है ना, तो स्प्रिंग के सिमिलर प्रत्यास्थ वायर में भी संचित स्थिति ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, तनाव बल की फॉर्म में एफ स्क्वायर बाय टू के भी लिख सकते हो, या एफ और एक्स दोनों की फॉर्म में एफ एक्स बाय टू लिख सकते हैं। बस, वैसे तो कोई फॉर्मूला यूज करोगे आंसर वही आएगा, लेकिन बताओ इस बार ना, इस बार वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होगा, एफ स्क्वायर बाय टू के, या दूसरे शब्दों में टी स्क्वायर बाय टू के लिख सकते। टी तनाव बताए कि लटकाया गया भार mg है, तो साम्यावस्था में तनाव भी mg होगा, तो टी स्क्वायर तो mg का स्क्वायर अपन टू के,
इसका तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय एल नॉट तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा भी आ गई। हाँ, देखो तीसरे पार्ट में ना तीसरे पार्ट में हमको पूछा है कि इस ब्लॉक को साम्यावस्था से थोड़ा सा नीचे की ओर विस्थापित करके छोड़ दिया है तो तुम बताओ कैसे। स्प्रिंग से अगर कोई ब्लॉक लटका हुआ है ना और तब ब्लॉक को हल्का सा विस्थापित करके हम छोड़ दें तो ब्लॉक ऊपर नीचे सरलावत गति करता है ना, वैसे ही इस वायर के केस में भी इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे की ओर विस्थापित करके छोड़ दें तो स्प्रिंग मास सिस्टम के सिमिलर ये वाला जो ब्लॉक है वो भी ऊपर नीचे सरलावत गति करेगा। तो इस सरलावत गति का आवर्तकाल कितना होगा वो पूछा है। बस हमको पता है कि होता प्रत्यास्थ वायर स्प्रिंग के टाइप से काम करेगा तो ये सिस्टम एक स्प्रिंग मास सिस्टम के तुल्य हो गया है ना। हमने सरलावत गति में पढ़ा था कि स्प्रिंग मास सिस्टम का आवर्तकाल 2 पाई रूट m बाय k होता है। तो वैसे इस सिस्टम का भी आवर्तकाल सिंपली 2 पाई रूट m बाय k होगा। तो 2 पाई रूट m तो इस दोलन करे ब्लॉक का द्रव्यमान m अपन k इस वायर का तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय एल नॉट से आवर्तकाल भी आ बच्चों ये सारी चीजें तो निकाली लेकिन अपने स्टेट बोर्ड की बुक में एक और चीज पूछता है। ये तुमको पूछता है कि इस वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा प्रति आयतन कितना होगा वो पूछता है। ये तो वही वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा प्रति आयतन को क्या बोल सकते हैं, वायर में संचित कुल प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा अपन वायर का आयतन। बस पहले वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा देखनी है। ये तो ये मैंने न्यूटन्स लॉ में सॉरी वर्क और एनर्जी में बताया था कि स्प्रिंग के सिमिलर है, स्प्रिंग के सिमिलर वायर में भी संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा को खिंचाव की फॉर्म में हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग बल की फॉर्म में एफ स्क्वायर बाय 2k और एफ और एक्स दोनों की फॉर्म में एफ एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। वैसे तो वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। लेकिन प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा प्रति आयतन निकालना हो तो उसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का बेस्ट फॉर्मूला इस बार क्या रहेगा, एफ एक्स बाय 2। बस वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इस बार बेस्ट क्या रहेगी, एफ एक्स बाय 2 अपन वायर का आयतन। तो पतला सा बेलनाकार वायर है तो इसका आयतन कितना होगा, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो चलो ऐसा करते हैं कि 1/2 को तो मोह माया से बाहर निकाल लेते हैं, एफ और ए को कंबाइन करते हैं तो एफ अपन ए हो गया और एक्स और एल को साथ में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स बाय एल इतना हो गया। दोस्तों बताओ एफ अपन ए तो क्या हो गया, प्रत्यानयन बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिबल। और खींचाव अपन प्रारंभिक लंबाई को हम क्या बोल सकते हैं, विकृति बोल सकते हैं। प्रत्यानयन बल प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को प्रतिबल और खींचाव अपन प्रारंभिक लंबाई को विकृति। तो इससे हम बोल सकते हैं कि किसी वायर में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा प्रति आयतन कितना होगा, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ये सब तुम इजीली सोच सकते हो। अच्छा देखो इसमें कई बार क्वेश्चन घुमाकर ही पूछता है, ये तुम याद कर बताओ कि पूरी मैकेनिक्स में तो न्यूटन्स लॉ, रिजिड बॉडी, ऊष्मीय प्रसार से पूरी मैकेनिक्स में हमने कई सारे क्वेश्चन में वायर में तनाव निकाला था, याद है ना। तो न्यूटन्स लॉ, रिजिड बॉडी इस पे से अपने मैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर हैं, कई बार हमने वायर में तनाव निकाला था। तो बस क्या रखना कि कभी वायर में तनाव निकाला हो तो जस्ट अगला क्वेश्चन आता है कि उस तनाव के कारण वायर में हल्का सा खिंचाव कितना होगा वो पूछता है। बस अपने मैकेनिक्स का यूज करके वायर में तनाव निकाल लेना और उस तनाव के कारण वायर में खिंचाव कितना होगा, वही एफ इक्वल टू के एक्स, तो एक्स इक्वल टू एफ बाय के टी बाय के, जहाँ के वायर का तुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय एल नॉट। तो इससे मिसलेनियस क्वेश्चन भी तुम इजीली कर सकते हो।